वेक्टर ग्राफिक वर्सेस यहां तक रिकॉर्डिंग अपलोड करती है। आज का टॉपिक है साउंड फाइल। हमने किस तरह साउंड फाइल को स्टोर करना है, मतलब डिजिटाइज करना है। हमने ऑडियोज को किस तरह डिजिटाइज करना है। हम लोगों ने इससे पहले डेटे को हमने स्टोर किया था। आपकी टेक्स्ट फाइल को किस तरह हमने स्टोर किया था, आस्की में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज को बिट्स में कन्वर्ट करके डिजिटाइज करना हमने सीख लिया था। फिर हमने फाइल का साइज कैलकुलेट करना भी सीख लिया था, जिसमें इमेज की रेजोल्यूशन हमने निकाली, इमेज का साइज कैलकुलेट करना हमने सीख लिया था, जिसमें विड्थ हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट डेप्थ, और उसको फिर डिवाइडेड बाय 8 बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय 1024 केबी में, और डिवाइडेड बाय 1024 एमबी में या मीबी में। एमबी ना कहा करो, मीबी कहा करो। एमबी का मतलब 1000, मीबी का मतलब 1024, फर्क है स्केल का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, पेपर में भी बात होगा तो वो एमबी दे देता है, तो एमबी का मतलब 1000 होगा और मीबी का मतलब 1024 होगा। याद रखना, कीबी भी इसी तरह है, 1024। साउंड फाइल, साउंड रिक्वायर ए मीडियम। लाजमत है, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं एक मीडियम के थ्रू मेरी आवाज ट्रेवल कर रही है आप तक। और जहां कहीं वैक्यूम होता है, ये आपको साउंड सुनाई नहीं देती है, पता है ना सबको। दिस इज ऑफ पार्टिकल्स विद इन द मीडियम। और ये पार्टिकल्स की सूरत में, वेव्स की सूरत में, आपके माउथ से आपके ईयर चेंज इन एयर प्रेशर एंड फ्रीक्वेंसी। एक होती है फ्रीक्वेंसी हर साउंड वेव के अंदर, हर साउंड बाइट के अंदर, कंपोनेंट के अलावा थर्ड उसका एम्पलीट्यूड होता है। कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस होती है, आपको फिजिक्स के स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से पता है, आप में से अगर कोई फिजिक्स फिजिक्स पढ़ रहा है, आपका सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है, तो आपको पता है कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आपके साउंड जब भी जनरेट होती है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेव आपके थ्रू आपको बताया गया। डिस्टेंस होता है, इसे पीरियड बोलते हैं। और कितनी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड आपकी जनरेट हो रही है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये टाइम और ये पीरियड आपस में मिलके आपकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की हाइज, और इसके अलावा प्रेशर होता है और एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। ये हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है, एक जो आपका होता है उससे आउटसाइड दैट रेंज आपका ह्यूमन ईयर उसको सुन नहीं सकता, ठीक है। अब मैं आपको वही डिस्कस करने लगे हैं। नहीं जनाब, एक सिंपल सा आपको, हाई फ्रीक्वेंसी में पर सेकंड कितनी आपकी वेव्स जनरेट हो रही हैं, ये आपकी हाई है एज कंपेयर टू दिस वन। दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी। मोहम्मद अब्दुल्ला, मिस्टर राफे महमूद, सीमल और उनीजा, ठीक है। अच्छा जनाब, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स का कंपैरिजन देखो, तो ऊपर वाली डायग्राम में आपको अगर पर सेकंड ये वेव्स आपकी मोर फ्रीक्वेंट है एज कंपेयर टू बिलो डायग्राम। इसमें अगर आप गौर करो, आपकी फ्रीक्वेंसी लो वेव्स आपको दिख रही हैं पर सेकंड। ये जो आपकी वेव्स कम जनरेट हो रही हैं एज कंपेयर टू पर सेकंड, यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम में आपको ज्यादा जनरेट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब क्या होगा, उतनी हाइज एंड लोज आपकी ज्यादा होंगी फ्रीक्वेंसी में एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी में वो कम होंगी, वेव्स जिसे बोलते हैं। और ये आमतौर पे जो साउंड होती है, वो जो एनालॉग वेव्स होती हैं, पे 0 और 1 के थ्रू, ये समझ लो ये आपकी हाई वैल्यू है और ये लो वैल्यू है। इसी तरह जिस तरह ये आपका 1 है और ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, इसी तरह इसको भी हम बोलते हैं ये 1 है। तो ये डिजिटल मीडिया के अंदर आपको इस ब्लॉक्स की फॉर्म में दिखता है, और एनालॉग में आपको वेव्स की फॉर्म में दिखता है। साउंड जो होता है वो आमतौर पे एनालॉग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। साउंड आमतौर पे, आपको फिजिक्स के स्टूडेंट आप हो अगर आप में से, तो आपको पता है साउंड आपकी एक एनालॉग वैल्यू जनरेट करता है। दिस नीड टू बी, और लाजमत है अगर आपने कंप्यूटर में स्टोर करना है तो इसको डिजिटाइज करना जरूरी है, मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो दिस नीड टू बी डिजिटाइज इन ऑर्डर टू स्टोर। अगर आपने डाटा स्टोर करना है, आपने साउंड बाइट स्टोर करनी है, दिस इज डन। और ये कैसे होता है? इसके लिए एक डिवाइस और डिजिटल में इसको कन्वर्ट करती है, और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? एडीसी। इसका मतलब साउंड और कंप्यूटर स्टोरेज के दरमियान में एक कन्वर्टर होता है जो एनालॉग को डिफाइन। और अगर हम साउंड किसी म्यूजिक को बोल रहे हैं, इट इज ऑफन फिल्टर्ड फर्स्ट टू साइड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। मैंने जैसे बोला कि आपकी इसमें जो म्यूजिक की केस में बोल रहा हूं, इसमें उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को वहां से निकाल दिया जाता है जो आउटसाइड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग होता है, ठीक है। टू कन्वर्ट द एनालॉग गिवन टाइम रेट, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज आर स्टोर्ड। अब ये देखो, ये आपको यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे 0 नजर आ रहा होगा ग्राफ पेपर के ऊपर, और ये आपके पास हाई वैल्यू 10 आपको दिख रही होगी। तो ये आपके पास एक नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज हैं,
जो हाई वैल्यूज एम्पलीट्यूड वाइज, ये एम्पलीट्यूड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, एम्पलीट्यूड जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 10 का टच कर रहा है और लोएस्ट यहाँ पे 0 का टच कर रहा है। इससे जो ऊपर वाली वाली रेंज को हम एलिमिनेट कर देते हैं। यही लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे, क्या चीज को, लोअर फ्रीक्वेंसी विच आर आउटसाइड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग टू कन्वर्ट द एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये देखो अगला पैराग्राफ, ये आपको फिगर 1.6 टाइम इंटरवल, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल है। ठीक है, टी रिप्रेजेंट होता है टाइम इंटरवल के लिए। व्हेन द साउंड वाज सैंपल्ड, और अगर आप इसकी सैंपलिंग रेंज होता है एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, the amplitude above 10 and below 0 are filtered out in this examples। और बिलो रेंज आपकी -20 के दरमियान में है, तो इसने सैंपल किसको के दरमियान में एम्पलीट्यूड है उसको ये रख लेता है, बाकी फिल्टर आउट हो जाता है। फिल्टर आउट का मतलब एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये वो रेंज है जो आउटसाइड द ह्यूमन हियरिंग रेंज है। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको पता है एक सहूलत दी है कि एक कान जो आपका है उसको भी सुनने के लिए एक एम्पलीट्यूड की आपको वैल्यू वहां पे बताई गई, जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है 0 से लेके 10। आउटसाइड दैट रेंज ऑल आर फिल्टर आउट। अच्छा जी, अगली बात, एट टाइम इंटरवल 1 देखते जाओ। एट टाइम इंटरवल 1, ये 1 है, 2 है, ये 20, ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। मतलब ये आप समझ लो सेकंड है, समझ लो। ठीक है, पर सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड के ऊपर क्या होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू नोट की, ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर ये 9 है, क्रॉस करती हुई लाइन आपको नजर आ रही होगी। दोबारा से देखो, ये 9। ठीक है, 1 के ऊपर देखो, 1 के ऊपर ये है अप्रोक्सीमेटली 4। 3 के ऊपर देखो एम्पलीट्यूड, फोर्थ के ऊपर देखो, फोर्थ के ऊपर ये वैल्यू आपकी यहां पे मिस हो रही है। फिफ्थ के ऊपर देखो आउटसाइड रेंज, 6 के ऊपर देखो ये है वैल्यू जहां पे कट हो रहा है। 8, 7 के ऊपर देखो ये वैल्यू यहां पे क्रॉस हो रही है। 8 के ऊपर आउटसाइड के ऊपर आ रही है एम्पलीट्यूड वाइज। ठीक है, ये जो आपको मैंने अभी सारे यहाँ पे साइन लगाए हैं यही बताया गया यहाँ पे, ये देखो। अब इसको मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ग्राफिकली मैंने आपको दिखा दिया। एट टाइम इंटरवल 1 द अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड इज 9, एट द टाइम इंटरवल 2 द अप्रोक्स 20 टाइम इंटरवल, बिकॉज द एम्पलीट्यूड रेंज इज, जो कि आपको दिखाई गई एम्पलीट्यूड रेंज क्या है, 0 इज द लिमिट लोअर एंड 10 इज हाईएस्ट। अब 0 से लेकर 10 तक आपको अगर बी यूज टू रिप्रेजेंट ई, 9 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बिट फॉर्मेट में, 1 to 48, 1 दिस 2 48, 9 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1001। जब कभी वैल्यू 9 होगी तो ये, अब 8 के ऊपर आपको पता है 8 के ऊपर वैल्यू ये होगी, और आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको ये वैल्यू मैक्सिमम हाईएस्ट कहां तक जानी है जनाब, दिस इज 10। और आपको जो डाटा चाहिए, बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 4। 4 बिट्स से ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही है ना, तो हाईएस्ट वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू ये आएगी, 4 बिट नहीं है। सो यू नीड हाउ मेनी बिट्स टू स्टोर, 10 डिफरेंट एम्पलीट्यूड वैल्यूज, जस्ट 4 बिट्स। क्या आपको समझ आई है इसने क्या कहा है कि यूनिट्यूड वैल्यूज, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज बिटवीन 0 to 10। अच्छा, अगली बात, अगर मैं रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द साउंड सैंपल। फॉर एग्जांपल अगर 27 तक स्टोर करनी हो, क्यों करनी है, क्योंकि आप अपनी साउंड को मजीद एक्यूरेट बनाना चाह रहे हो। रेंज आप अगर इसकी बढ़ा दो, लेकिन ऐसी सूरत में गिव्स मोर, मच मोर एक्यूरेट 0 to 10। क्या कहा गया है, पता क्या कहा गया है, कि आपको ये कहा गया जनाब ये रेंज जो है, अगर मजीद इसको एक्यूरेट साउंड तक आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ स्टोर करवा दो, इससे एक्यूरेसी मजीद बेहतर हो जाएगी। हाँ, एक्यूरेसी मजीद बेहतर हो जाएगी, लेकिन फाइल का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज आपको उसमें ज्यादा स्टोर करनी पड़ेंगी, रेंज बढ़ जाएगी, उसमें फिर ये भी आ जाएंगी। हाँ वो बिल्कुल, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ इस पैराग्राफ में इतना ही बताया गया कि अगर आप इस रेंज को, जो कि 0 से लेके ऊपर देखो ना, 0 to 127 तक अगर आप ले जाओ, दिस विल मेक व्हाट मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नॉन एज सैंपलिंग रेजोल्यूशन, और इसे बिट डेप्थ भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, 0 से लेके 127 अगर आप लेते हो, मुझे बता सकते हो 4 बिट्स में तो स्टोर नहीं होगा, फिर कितने बिट्स लेने पड़ेंगे, लाजमी, लाजमी नंबर ऑफ बिट्स, और बिट डेप्थ भी बढ़ जाएगी। ये जहां 4 बिट है, लाजमी बात है, फिर 127 सैंपल्स तक अगर आपने जाना है इसके एम्पलीट्यूड वाइज, तो ये बिट डेप्थ आपकी ज्यादा हो जाएगी, फाइल का साइज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको, दिस इज नोन एज बिट डेप्थ। अगर आप इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को आप रेंज अगर बढ़ाते हो, तो लाजिम बात है उसके मुताबिक ये नंबर ऑफ बिट्स 4 से आपकी बढ़ जाएंगी। अब ये है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। बाल का नोट आ जाता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया
you need 4 bits to store amplitude value from range 0 to 10. In case you want to store more accurate sound, you need to exceed range from 0 to 10 to 0 to 127. In case of 127, you can store more accurate representation of sound sample. अच्छी रेजोल्यूशन होगी, साउंड के अंदर एक्यूरेसी मोर अच्छी आएगी, और हाँ बिट डेप्थ आपकी बढ़ जाएगी, फाइल का साइज भी बढ़ जाएगा. दिस इज नोन एज सैंपल रेजोल्यूशन. याद है इमेज की सूरत में क्या था? इमेज की सूरत में स्टूडेंट्स विड्थ और हाइट थी, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट थी, तो इसको हम क्या बोलते थे? ये इमेज की रेजोल्यूशन है. लेकिन ये इमेज की बात नहीं हो रही, अब ये साउंड की बात हो रही है. साउंड को मोर एक्यूरेट बनाना हो, यू नीड मोर बिट्स टू स्टोर दैट वैल्यूज. इंस्टेड ऑफ 0 to 10, you need to increase from 0 to 127. सैंपलिंग रेजोल्यूशन बिल्कुल सही है. मैं आपको ना इसका जो मार्किंग स्कीम वर्जन है वो भी दिखा देता हूं, ठीक है? सैंपलिंग रेजोल्यूशन के बारे में आप मजीद आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं. अगर आप इसका पेपर ओपन कर लो, पेपर बल्कि मैंने आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है, ठीक है? पेपर अगर ओपन कर लो ना, उसमें आपको इसकी सैंपलिंग रेजोल्यूशन और सैंपलिंग रेट, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है. मैं ओपन करके दिखा देता हूं. हम एग्जैक्टली इसका पेपर वर्जन भी देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये हो सकता है सैंपलिंग रेजोल्यूशन और सैंपलिंग रेट जैसे 2024 में अक्टूबर नवंबर में आया भी है पेपर में, शायद हम देख रहे थे उसी को. उसमें सैंपलिंग रेट और सैंपलिंग रेजोल्यूशन के ऊपर नोट भी, ये देखो, व्हाट इज मेंट बाय सैंपलिंग रेजोल्यूशन, वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हायर सैंपल रेट टू रिकॉर्ड द सॉन्ग और म्यूजिक ऑडियो वगैरह. The number of bits that are used per sample. It is actually provides the variation in amplitude that can be stored for each. बढ़ाया ना 1 से 127, 0 से 127, मतलब पर सैंपल आप कितने नंबर ऑफ बिट्स को यहां पे रिक्वायर्ड है टू स्टोर. अगर तो आपको ये जो रेंज है 0 to 10 है, ये इतनी एक्यूरेट आपकी रिकॉर्डिंग आपकी ऑडियो की नहीं हो सकेगी एज कंपेयर टू अगर आप ये रेजोल्यूशन बढ़ा देते हो फ्रॉम 0 to 127. और ये सैंपल डिफाइंस द नंबर ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड दैट कैन बी रिकॉर्डेड दैट डिटरमिन हाउ क्वाइट और लाउड द साउंड आर दैट कैन बी रिकॉर्डेड. और ये देखो 16 बिट में आपके कितने सैंपल रिकॉर्ड होंगे? 0 से लेके 15 तक. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे ना. अभी तो मैं आपको सिंपल अभी 127 की बात की है. अगर आप इसको 255 तक लेके जाओगे या 32768 तक लेके जाओगे, तो ये पर सैंपल बिट्स का कितनी रिक्वायरमेंट है आपको बिट्स को स्टोर करने की. इस हवाले से इसको बोलते हैं सैंपलिंग रेजोल्यूशन. सैंपल रेजोल्यूशन कि कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं टू स्टोर ए सैंपल ऑफ ए साउंड, ठीक है? और अगर आप एम्पलीट्यूड कम वैल्यूज रखनी है तो लाजिम आता है उतनी एक्यूरेट साउंड नहीं होगी. जितनी ज्यादा आप इसकी बढ़ा दोगे रेजोल्यूशन, उस हिसाब से डेटा स्टोर करने की या उसकी एक्यूरेट साउंड को स्टोर करने की, हाई एंड लोज को स्टोर करने की आपके पास लिमिट बढ़ जाएगी. इस हवाले से वो बात कर रहा है सैंपलिंग रेजोल्यूशन, जिसे ऑल्सो नोन एज साउंड वाइज. ये इसकी बिट डेप्थ है. कल हमने वो देखी थी शायद इमेज की बिट डेप्थ, आज हम साउंड की बिट डेप्थ को, मतलब क्या कि आप पर सैंपल नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड अगर आप हाईएस्ट वैल्यू के साथ जाना चाह रहे हो, तो वैसे तो ये 4 बिट्स की बात कर रहा है, फिर उसने 127 पे चला गया. 127 का मतलब है आपकी 8 बिट्स, और इसी तरह 16 बिट सैंपल भी हो सकता है. मतलब बिट रेट बिट डेप्थ बढ़ जाएगी ना, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि एक्यूरेसी ऑफ साउंड आपकी अच्छी आ जाएगी. लेकिन नुकसान क्या होगा, ड्रॉबैक क्या है? नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा हो जाएंगे तो आपका साइज भी फाइल का बिग हो जाएगा. जहां तक सैंपलिंग रेट का ताल्लुक है, इज ए नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकंड. एक सेकंड में कितने साउंड सैंपल्स आपने लेने हैं, दिस इज नोन एज सैंपलिंग रेट पर सेकंड. पर सेकंड आपने कितनी साउंड सैंपल्स को पिक करना है. द हायर द सोल्यूशन द ग्रेटर द फाइल साइज. एक चीज और उसने बताई है फॉर इंफॉर्मेशन, 16 बिट सैंपलिंग रेजोल्यूशन यूज होती है रिकॉर्डिंग के. अगर आपसे पूछा जाए ना कि सीडी के ऊपर क्या आपकी सैंपलिंग रेजोल्यूशन होती है, तो आपने बोलना है 16 बिट्स होती है. बेटर साउंड क्वालिटी के लिए 16 बिट सैंपलिंग रेजोल्यूशन होती है. मतलब यू नीड 16 बिट टू स्टोर साउंड एम्पलीट्यूड्स जो 0 से आपके आगे जाते हैं. तो सैंपलिंग रेट और सैंपलिंग रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? इसमें एम्पलीट्यूड की रिकॉर्डिंग हो रही है
और इसमें आपको कहा जा रहा है 1 सेकंड में कितने सैंपल्स आपने पिक कर, पर सेकंड आपने कितने सैंपल्स आप कलेक्ट करते हो, इसे बोलते हैं सैम्पलिंग रेट। ठीक है। और ये आपको फर्दर आपको ये बताया गया सैम्पलिंग रेट आपका जितना ज्यादा होगा या आपकी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा होगी, अल्टीमेटली आपका फाइल का साइज आपका इंक्रीज होगा। और कि एक आम सीडी के ऊपर जो सैम्पलिंग आपकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 16 बिट्स की होती है, 4 बिट की नहीं होती, ना 8 बिट की होती है, 16 बिट्स की होती है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन लोअर इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन आप कह रहे हो कि लोअर हो जाए और सैम्पलिंग रेट इंक्रीज हो जाए, तो इससे आप गुड रिजल्ट ले सकते हो। ये जी मोहम्मद अब्दुल्ला ये यहाँ पे हमें सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, इसने एक जनरल सी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, सैम्पलिंग रेट इन केस ऑफ बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी आपको ये बोला कि रेजोल्यूशन आपकी कितनी होनी चाहिए सीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अभी चूंकि स्टोर करना है सीडी के ऊपर करना है, ठीक है। सीडी पे अगर आपकी ऑडियोज हैं उनको अगर रिकॉर्ड करते हो तो उसमें आपको बताया गया कि रेजोल्यूशन 16 बिट सैम्पलिंग होनी चाहिए, और पर सेकेंड उन सैंपल्स को कितना कलेक्ट करना है, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग रेट। क्वेश्चन क्या था? कहाँ पे? वो ये कह रहे थे मोहम्मद, गुड रिजल्ट इफ वी कीप द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन लोअर। रेजोल्यूशन लोअर का मतलब है इन्होंने कहा है एम्पलीट्यूड की वैल्यू को लो कर दो, एक्यूरेट नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा इंक्रीज कर दो सैम्पलिंग रेट, मतलब पर सेकंड सैंपल ज्यादा कलेक्ट कर लो। लेकिन देखो, ये एक दूसरे के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी इसकी है। सैम्पलिंग अगर आपने अच्छी और रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है तो रेजोल्यूशन आपकी अच्छी होगी एक्यूरेट साउंड के लिए। और दूसरा, पर सेकंड अगर आप उसकी साउंड की रेट की बात कर रहे हो, सैम्पलिंग रेट की बात कर रहे हो, तो उस हवाले से उसने ये कहा है कि ये आपकी वैल्यू बेटर क्वालिटी के ऊपर अगर आपने जाना है तो ये 16 बिट्स की यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है साउंड के लिए। एक्यूरेट साउंड के लिए रेंज आपको बढ़ानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन ऑफ साउंड आपकी ये जो वैल्यू है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ताकि हाई एंड लोज की वैल्यू एक्यूरेट साउंड की रिकॉर्डिंग हो सके। और पर सेकंड जितने आपने सैंपल लेने हैं वो आप ये देखो, दोनों चीजें अच्छी होंगी तो क्वालिटी आपकी बेटर होगी, सीधी सी बात है। हाउ इज सैम्पलिंग यूज टू रिकॉर्ड ए साउंड क्लिप, साउंड टर्मिनेट एट अ सेंटरवल टाइम, इसे बोलते हैं एस्टिमेट रिप्रेजेंटेड एज ए सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ये 3 स्टेप में आपको अपनी साउंड क्लिप की अगर रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, आपको 3 स्टेप यहां पे करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, आपने क्या करना है जनाब, आपने उस एम्पलीट्यूड उस साउंड वेव का आपने पहले डिटरमिन करना है। एम्पलीट्यूड समझते हो कि वो 0 से लेके 10 है, या 0 से लेके 127 है, या 0 से लेके इससे हाई वैल्यू है। तो ये आपकी साउंड वेव के हवाले से बात हो रही है। आपने फर्स्ट इसको डिटरमिन करना है कि आपने हाई एंड लोस जो आपने रखने हैं वो किस रेंज के अंदर आप रखने चाह रहे हो। वैसे ये जो सीडी क्वालिटी की बात कर रहा है, ये रेजोल्यूशन आमतौर पे ये जो होती है वो 16 बिट्स की होती है, ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होती है। और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उस साउंड वेव को आप बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हो, आप हर टाइम इंटरवल के ऊपर उसकी वैल्यू को चेक करते हो, ग्राफ के ऊपर कहां पे लाई कर रही है, एनालॉग सिग्नल्स है ना, तो उन वैल्यूज को फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, बाइनरी डिजिट में इनकोडेड कहते हो जैसे। और कुछ प्रॉस हैं इसके, कुछ कॉन्स हैं। ये देखो मिस्टर अब्दुल्ला, यूजिंग ए हायर मोर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड सोर्स, दोनों चीजें आपको बता दी गई हैं। सैम्पलिंग रेट हायर, रेजोल्यूशन लार्जर, और जब आप ये कर देते हो, इसके कुछ प्रॉस हैं कुछ कॉन्स हैं। लार्जर डायनामिक रेंज, ये आपको इंक्रीज करनी पड़ती है, रेंज वही बात हो रही है 0 से 127। बेटर साउंड क्वालिटी आती है, डिस्टॉर्शन कम से कम होती है, ये इसके हैं जी प्रॉस। लेकिन अगर इसको उलट कर दिया जाए, मोर फाइल साइज लार्जर प्रोड्यूस करेगा, अगर आपकी साउंड क्वालिटी बेटर की जाएगी लोड का बढ़ जाएगा। इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है इसके कॉन्स भी। और लेस साउंड डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी, सीपीयू इन्वॉल्व हो रहा है ना, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी ना। तो ये अगर आप इन पॉइंट्स को कॉन्स के साथ कनेक्ट करो, लाजिम है अगर मैं इसको उलट कर लूं, लार्जर डायनामिक रेंज की बजाय मैं इसको कहता हूं लिमिटेड रेंज, तो होगा क्या, प्रोड्यूस लेस फाइल साइज। अगर बेटर क्वालिटी की बजाय मैं कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी पे ले आऊं तो लाजिमत है फाइल का साइज छोटा होगा,
ट्रांसमिट करते वक्त, डाउनलोड करते वक्त टाइम भी कम रिक्वायर्ड होगा। और अगर मैं इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसी सूरत में आपकी प्रोसेसिंग भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको करने की। तो इसका मतलब है हर बेनिफिट के साथ उसका कौन भी इन्वॉल्व है। तो जब आप रेंज को बढ़ाते हो तो इसको माइंड में रखना कि फाइल का साइज बढ़ेगा। जब आप बेटर क्वालिटी लेना चाह रहे हो तो ये माइंड में रखना कि आपकी ट्रांसमिशन रेट जो है डाउनलोड का और अपलोड का वो बढ़ जाएगा। और अगर आप इसमें अच्छी मतलब ये कि लेस डिस्टॉर्शन चाह रहे हो तो लार्ज मैथड प्रोसेसिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये तीनों चीजें आपका इसमें कनेक्टेड हैं, ठीक है। हर प्रॉस का कॉन भी है, हर प्रॉस का कॉन भी है। और इसको उलट कर लोगे तो वो आपको उस हवाले से ये साइज भी कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन और अपलोडिंग डाउनलोडिंग भी कम हो जाएगा, और प्रोसेसिंग पावर भी कम इस्तेमाल होगी। सीपीयू की बात कर रहा है, प्रोसेसिंग जो पावर होती है। और आमतौर पे जब कभी आपके पास साउंड होता है ना स्टूडेंट्स, आप उसको एडिट भी कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। आप ऑडियो को आप जो है अपनी मर्जी से, अगर आप चाहो ट्रिमिंग करनी हो ट्रिमिंग कर सकते हो, अगर उसमें शोर है नॉइज है उसको खत्म कर सकते हो, अगर आप टोटल साउंड को ऑफ करके उसके अंदर फिर अपनी मर्जी से वॉइस ओवरिंग भी कर सकते हो, कोई दूसरी साउंड भी कनेक्ट कर सकते हो, सॉन्ग भी लगा सकते हो। आमतौर पर जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें ये फीचर्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? नंबर वन, आप उसका स्टार्ट और स्टॉप टाइम को, ड्यूरेशन ऑफ द सैंपल को आप एडिट कर सकते, कट कर सकते हो। एक आपके पास ऑडियो है वो तकरीबन, ठीक है, इसको अगर आपने कट करना हो, 60 सेकंड तक रिड्यूस करना हो, शुरू से करना हो आखिर में करना हो, बीच में अगर आप इसको खत्म करना हो, तो ये स्टार्ट और स्टॉप टाइम, आमतौर पे स्टार्ट एंड स्टॉप ही होता है, इसकी ड्यूरेशन को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। नंबर टू, इस सॉफ्टवेयर के अंदर और क्या फीचर हो सकती है कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो पार्ट ऑफ द सैंपल, ठीक है। कोई चीज अगर आपको कहा जाए कि मुझे सिर्फ ये स्लॉट, ये साउंड बाइट ये वाली चाहिए, इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, मैं कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ इस साउंड बाइट को, अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकता हूँ। अगर इस पार्ट को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, एक्सट्रैक्ट भी करे एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर में ऑडियो की रिकॉर्डिंग के हवाले से आप इसकी इस फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर कर सकते हो, उसके एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा कर सकते हो। आमतौर पर अगर आप ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को ओपन करो, एक मूवी मेकर सॉफ्टवेयर होता है, डॉसिटी सॉफ्टवेयर होता है, और भी बेशुमार आपको साउंड के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। वहां से आप इसकी फ्रीक्वेंसी को हाई करना हो तो आप देखोगे साउंड बाइट बड़ी तेजी तेजी से चलना शुरू हो जाता है। कम करना चाहो स्लो हो जाती है साउंड, आराम आराम से, आराम आराम से बोल रहा है, एकदम से बोल रहा है, आराम से बोल रहा है। तो ये सारे स्पीड होती है। आप अपने साउंड की स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, इसकी नोट को हाई भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, बहुत ऊंची भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो। आमतौर पे ये सारी चीजें ऑल्टर की जा सकती है फ्रीक्वेंसी एंड एप्लीट्यूड के साथ। फिर आमतौर पे जब सॉन्ग्स होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, दो साउंड्स होती हैं, आप स्टार्ट में इसको जरा लो नोट पे रखते हो, फिर एकदम से हाई नोट पे, फिर उसे लो कर देते हो, फेड इन, फेड इन, फेड आउट। फेड इन, फेड इन का मतलब स्टार्ट में साउंड की जो आपकी पिच है लो कर देते हो, फिर एकदम से हाई हो जाती है, फिर लो कर देते हो, फेड इन फेड आउट। आप दो साउंड्स को आपस में कनेक्ट करते हो। आप कहते हो एक सॉन्ग जब स्टार्ट हो, बिल्कुल धीमी आवाज से स्टार्ट हो, फिर हाई नोट पे चली जाए, और जब वो सॉन्ग खत्म करने वाला हो लो नोट पे आ जाए, अगला सॉन्ग फिर उसके साथ कनेक्ट करके वो फेड इन हो जाए, और जब वो अगला सॉन्ग थर्ड सॉन्ग के साथ मिले फेड आउट हो जाए। तो इस तरह आप इन दो साउंड बाइट्स को आपस में कनेक्ट करके फेड इन फेड आउट इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। फिर मिक्सिंग का काम करना हो, आमतौर पे सॉफ्टवेयर में ये होता है काम, ये फीचर होती है। दो डिफरेंट सोर्सेज से आपने उठाना हो, दो सॉन्ग्स को आपस में मर्ज करना हो, दो साउंड्स को आपस में मर्ज करना हो, मिक्स करना हो, एक साउंड के साथ दूसरी साउंड उसके ऊपर ही लगानी हो, एक सॉन्ग चल रहा है उसके ऊपर दूसरा सॉन्ग चल रहा है, तीसरा भी चल रहा है, चला सकते हो, कोई मना नहीं करता। बुरा जरूर लगता है, लेकिन अगर आप चाहो एक सॉन्ग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा भी, एक सॉन्ग खत्म होने पे लगाना है वो भी लगा सकते हो, बीच में दूसरा स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हो। तो ये मिक्स एंड मर्जिंग वाला काम भी आमतौर पे इस सॉफ्टवेयर में होता है। छठा काम, कंबाइन कर सकते हो वेरियस साउंड सोर्सेज टुगेदर एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज। एक में आपका साउंड ट्रैक चल रहा है उसमें वॉइस ओवरिंग भी कर सकते हो, कि सॉन्ग चल रहा है साथ में आप अपनी साउंड साउंड को भी आप लगा लो, ठीक है, बैकग्राउंड में कमेंट्री लगा लो, इस तरह करके आप कंबाइन कर सकते हो। फिर एक इसमें अच्छी फीचर है जो आमतौर पे हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नॉइज रिमूव कर सकते हो। शोर होता है, ठीक है, आप किसी भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में चले जाओ, वेव्स फॉर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट 1% वॉइस आउट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एक बंदा बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बाकी बिल्कुल धीमी धीमी आवाज में बोल रहे हैं, तो जो धीमी आवाज में बोल रहे हो उसको आप टोटली एलिमिनेट कर सकते हो, जो साउंड बाइट जिसकी हाई नोट पे होगी उसको रख लो। शोर होता है ना, असल में अगर मैं स्पीच दे रहा हूँ, साथ में पीछे डेस्क पे लोग वो भी बोले जा रहे हैं, तो मैं फाइनल उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वो जो लो साउंड्स हैं उसको बीच में से एलिमिनेट कर दूंगा ताकि मेरे साउंड में परफेक्शन आ सके, मेरी साउंड को सही तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो ये एक आम तौर पे आइडेंटिफाई करने में और एक्सट्रैक्ट करने पे वॉइस आउट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ये भी की जा सकती है कि तीन चार बोल रहे हैं, आपने एक वॉइस को टारगेट करना है, उसी को रखना, बाकी को एलिमिनेट करना है, किया जा सकता है। और लाजिम बात है, आखिर में जो काम किया जा सकता है, जब आपकी वो फाइल को कन्वर्ट भी किया जा सकता है, ऑडियो फॉर्मेट MP3 फाइल बनती है, ये कन्वर्जन भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, आप कोई अगर आप कहोगे तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा इसका प्रैक्टिकल, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये साउंड के बारे में आपको, इसको डिजिटाइज कैसे करना, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है, सैम्पलिंग रेट क्या होता है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या आने हैं, आंसर कैसे करना है, उसके लिए आप ये कंप्रेशन की तरफ जब जाओगे तो इसमें आगे आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बताने जा रहा हूं, फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन में कुछ टर्म्स हैं टॉपिक 1.3 के अंदर, तो आप अगर इन टर्म्स से साथ फेमिलियर होना चाह रहे हो तो ये पूरा का पूरा हम इसको अभी आपके साथ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लॉसलेस फाइल कंप्रेशन है, फिर लॉसी फाइल कंप्रेशन है, इसकी स्मॉल डेफिनेशन ये मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको याद करना चाहो यहां से भी कर सकते हो। जेपीजी स्टैंड फॉर, आमतौर पे हम जेपीजी 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 बोल रहे होते हैं, जेपीजी स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये असल में है क्या, ये एक फॉर्म है लॉसी फाइल कंप्रेशन की। क्या है ये, लॉसी फाइल कंप्रेशन की एक सिंपल सा वेरिएशन है। और इससे फायदा क्या होता है, बेस्ड ऑन द इनएबिलिटी ऑफ द आई, आपकी आई फील भी नहीं करती आपके उन कलर्स में, उन पॉइंट्स में कलर चेंजेस एंड ह्यूज को, वो वेरिएशन उसकी सेट करके आपका साइज फाइल का कम कर देता है। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ जेपीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जेपीजी बनाते हो तो क्या किस तरह बनता है, ये देखो। मैं एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं, ये हर सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी होती है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एज ए जेपीजी, एज ए पीडीएफ वगैरह वगैरह। जेपीजी स्टैंड फॉर, मैं यही बता रहा था, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और ये आमतौर पे ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि आप अपना फोटो का कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन से बोलते हैं लॉसी, एक होता है लॉसी, एक होता है लॉसलेस। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। जेपी से वो क्वेश्चन जेपीजी। जेपीजी में इसका शॉर्ट वर्जन है ना, जॉइंट फोटो। ये असल में बाज दफा आपको एक्सपर्ट नजर आता है, बाज में एक्सपर्ट नजर नहीं आता, बस ये फर्क है। इसमें एक्सपर्ट वर्ड का जो है इंक्लूजन है, ये ईजी, जेपीजी और जेपीईजी। ठीक है, ये एक्सपर्ट वर्जन है उसका। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे एक काम करके दिखा देता हूँ, तो आपको मैं दिखा भी दूं कि ये जब आपकी फाइल को आप एक्सपोर्ट करते हो तो ये किस तरह उसको स्टोर करता है। और एक चीज याद रखना, ये जेपीजी इज कंप्रेशन वर्जन ऑफ योर इमेजेस, एंड MP3 इज कंप्रेशन वर्जन ऑफ योर ऑडियोज, एंड MP4 इज कंप्रेशन वर्जन ऑफ योर वीडियोज। वीडियो के कंप्रेशन वर्जन को क्या बोलते हैं, MP4 फाइल। ऑडियो के कंप्रेशन वर्जन को क्या बोलते हैं, MP3 फाइल। अब MP क्या होता है ये भी बताता हूं। और JPEG किसका कंप्रेशन वर्जन है, इमेजेस का। ठीक है, इमेजेस का कंप्रेशन वर्जन जेपीजी कहलाता है, ऑडियोज का MP3 कहलाता है, वीडियोज का MP4 कहलाता है। अगेन यू कैन सी फाइल कंप्रेशन मेथड यूज फॉर ऑडियो, म्यूजिक वगैरह, एंड मल्टीमीडिया फाइल। मल्टीमीडिया फाइल जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। मल्टीमीडिया मीन बोथ, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। इस कंटेंट को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। जिसमें सिर्फ म्यूजिक होता है उसे हम MP3 वर्जन बोलते हैं कंप्रेशन का, और MP4 बोथ, और जेपीजी फॉर योर इमेजेस। और इसमें दो टेक्निक्स कंप्रेशन की आपने याद रखनी है, लॉसलेस, फर्स्ट वन इन नोन एज लॉसलेस, सेकंड वन इज नोन एज लॉसी। दोनों में फर्क क्या, जब कभी आप अपनी फाइल को कंप्रेस करते हो और उसको अगर आप चाहो दोबारा से रिकवर कर सको, ओरिजिनल फॉर्मेट में रिस्टोर कर सको, यानी मतलब डीकंप्रेस कर सको, तो इसको बोलते हैं लॉसलेस। देयर इज नो लॉस, लॉस लेस, लॉस लेस। ये आमतौर पे कौन सी फाइल होती हैं, ये आपकी डेटा फाइल्स हो सकती हैं, ये आपकी डेटाबेसेस हो सकती हैं, ये आपकी टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं।
ठीक है, जिसमें आपके पासवर्ड वगैरह इस तरह का डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इसको आप लॉसी के थ्रू नहीं कर सकते। लॉसी में सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में बी लॉस्ट तो लाजमत है जब डाटा लॉस्ट होगा तो उसको जब आप रिस्टोर करोगे तो पूरा तो नहीं हो सकेगा। ओरिजिनल फॉर्मेट कभी भी रिकवरी नहीं कर सकते, उसको ओरिजिनल ट्रैक उसका रिकवर करने के लिए अगर लॉस लेस कंप्रेशन को यूज करोगे तो डीकंप्रेस से ओरिजिनल वर्जन या ओरिजिनल ट्रैक उसका रिकवर हो जाता है। जबकि लॉसी में क्या होता है, ये भी फाइल कंप्रेशन मेथड है, वेयर पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग decompression or some of the original detail is lost। क्या दोनों में फर्क समझ आ रहा है? लॉसी में आपकी डिटेल में वो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देता है और फाइल का साइज रिड्यूस कर देता है। और अगर आप उसका ओरिजिनल ट्रैक या ओरिजिनल वर्जन या ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट को रिकवर करना चाहो तो नहीं कर पाते, जो कि इलाज में डीकंप्रेस से करोगे। कंप्रेस से कंप्रेशन होगी, डीकंप्रेस से रिवर्स होगी, तो ये नहीं कर पाओगे, ओरिजिनल ट्रैक नहीं आता इसका। जबकि लॉसलेस में ओरिजिनल फाइल कैन बी रिस्टोर्ड यूजिंग डीकंप्रेशन। अच्छा जी, अच्छा, जिस तरह आपकी वीडियो, आपकी टेक्स्ट फाइल कंप्रेस होती है, ऑडियो भी कंप्रेशन होती है। ऑडियो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा मेथड जिससे रिड्यूस किया जाए साइज ऑफ द फाइल, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है किस मेथड से होता है, इसे बोलते हैं परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। मतलब पता क्या होता है, एक आपकी साउंड है हाई नोट के ऊपर, एक साउंड लो नोट के ऊपर है, मतलब कम है, एक में ज्यादा है, तो इसमें जो नॉइज जिसे बोलते हैं नॉइज है, नॉइज को आप एक मेथड है जिसका नाम है परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग, इसके थ्रू उस नॉइज को एलिमिनेट कर दिया जाता है, उस साउंड को निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद लाजमी बात है जब एक चीज निकलेगी तो फाइल का साइज ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। और ये एक मेथड है जिसे बोलते हैं परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। एक मेथड है, दोबारा सुनो, एक मेथड है वेयर साउंड्स आउटसाइड द नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन इज एलिमिनेटेड। आउटसाइड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज एलिमिनेटेड। और एलिमिनेट करने के बाद लाजमी बात है फाइल जो प्रोड्यूस होगी वो आपकी ऑडियो कंप्रेशन वाली फाइल कहलाएगी। और अगली बात, बिट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जो ट्रांसमिट होते हैं नेटवर्क के ऊपर, इसको बिट रेट बोलते हैं। जितनी बिट्स पर सेकंड ट्रेवल होती हैं, बिट्स पर सेकंड जो ट्रेवल होती हैं नेटवर्क पे, उसे क्या बोलते हैं? बिट रेट। और इसको मैयर करने का तरीका क्या होता है? इट इज मैयर ऑफ द, एक्चुअली ये क्या है, मैयर ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट ओवर ए डिजिटल टेलीकॉम नेटवर्क। ये आपका पता है आपको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है पीटीसीएल का, तो ऐसे नेटवर्क पे चाहे लोकल हो चाहे आपका जो डिजिटल टेलीकॉम नेटवर्क हो, इस पे पर सेकंड कितने बिट्स ट्रैवल हो सके, इसको बोलते हैं बिट रेट। और एक चीज और बताऊं, लॉसलेस के बारे में जो बताया ना, ये एक मेथड है, ये लॉसलेस का एक मेथड है, लॉसी का नहीं, लॉसलेस का एक मेथड है, रन लेंथ इनकोडिंग, जो यूज होगा कंप्रेस करने के लिए। एक टेक्निक है जो टेक्स्ट को या फोटो के ऊपर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोटो का साइज कम करना हो या टेक्स्ट का साइज कम करना हो, ये मैं अभी करके दिखाता हूं। वेरी इजी मेथड। ये वो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के इस हाफ में हम कवर करेंगे। उम्मीद है आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो चुका होगा कि लॉसलेस क्या है, लॉसी क्या है, जेपैक क्या है, MP3 M4 क्या है, ऑडियो कंप्रेशन, परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग, बिट रेट, RLE। अब इस चैप्टर को पढ़ने में समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी क्योंकि कुछ ना कुछ बेस मैंने बना दी है। अब मैं इस चैप्टर को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा हूं। इट इज ऑफ्टन नेसेसरी टू रिड्यूस द फाइल साइज। अच्छा, आपको अगर कहा जाए स्टूडेंट्स कि फाइल का साइज रिड्यूस क्यों करते हो, क्या वो रीजन होती है फाइल का साइज रिड्यूस करते हो? एक, नंबर वन, ताकि आप अपनी स्टोरेज या स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको। दूसरा पॉइंट, आपका टाइम ड्यूरेशन अपलोडिंग या डाउनलोडिंग का एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जल्दी हो जाए, रिड्यूस हो जाए टाइम। ये दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से फाइल का साइज रिड्यूस किया जाता है। तीसरी मुझे नजर नहीं आ रही। पहला, कि स्टोरेज स्पेस को एफिशिएंटली यूज किया जा सके। मिसाल के तौर पे आपके पास हार्ड ड्राइव में जगह है 40 GB,
तो 40 GB में अगर बिग फाइलें स्टोर करोगे तो कम होंगी ना स्टोर, तो अगर वो कंप्रेस करके करोगे तो ज्यादा हो जाएंगी ना आपकी क्वांटिटी में। ये वजह होती है। दूसरा, किसी को फाइल सेंड करनी हो, दुबई में आपका बॉस बैठा हुआ है, आपने अपना इमेज बना दिया, ड्राइंग बना दी, डिजाइन बना दिया, कॉरल में बना दिया, फोटोशॉप में बना दिया, इलिस्ट्रेटर में बना दिया, उस बिग साइज को अगर आपने ट्रांसमिट करना हो ओवर नेटवर्क तो ज्यादा टाइम लगेगा, और हो सकता है वो मना कर दे कि मेरा साइज बहुत बड़ा फाइल का, मैं ट्रांसमिट नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना पड़ता है, फाइल का साइज रिड्यूस करना पड़ता है। ये दो रीजंस होती हैं जो हमें काम आती है। हाँ बताता हूं अब्दुल्ला, आगे आ रहा है। दो डिफरेंट वेज होते हैं जो कॉमन फॉर्म्स होती हैं आपके कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज लॉसलेस एंड सेकंड वन इज नोन एज लॉसी। अगर आपसे पूछा जाए कंप्रेशन एल्गोरिदम कौन कौन से हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, तो आपने कहना है पहली फॉर्म को, कंप्रेशन को, हम बोलते हैं लॉसलेस। और ये एक ऐसी टेक्निक होती है, ऊपर मैंने पढ़ा दिया ना आपको। With this technique, all the data from the original track या file can be reconstructed when the file is uncompressed again, जिसे decompressed भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली कहां इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जा सकता है आप किन फाइलों को करते हो लॉसलेस, जहां वेयर लॉस ऑफ एनी डेटा वुड बी डिजास्टर्स, लाइक स्प्रेडशीट, डेटाबेसेस, कोई रिजल्ट्स, इनको अगर आप कंप्रेस करने के बाद रिस्टोर नहीं कर पाते तो ये डिजास्टर्स हो सकता है। वहां पे कौन सी टेक्निक यूज होती है, लॉसलेस। लॉसी कहां इस्तेमाल होती है, अभी मैं आपको इस्तेमाल भी बताता हूं, कैसे कंप्रेस करते हैं बताता हूं। विद दिस टेक्निक द फाइल कंप्रेशन एल्गोरिदम एलिमिनेट्स अननेसेसरी डाटा, जो कि आपकी ऑडियो में, इमेज में या वीडियो में होता है। अननेसेसरी का मतलब क्या, जेपीजी में अननेसेसरी का मतलब क्या। देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक वॉल है, इसके ऊपर ये आपने पेंट किया हुआ कलर ब्लैक, और इधर व्हाइट है, इधर व्हाइट है, इधर ब्लैक है। अब ये आपकी सिमिलैरिटी वाइज ये सारे जो डॉट्स हैं, पिक्सल्स हैं, सेम कलर के हैं। इनको एक फॉर्मूले के थ्रू आप इसको जो है वो आरएलई मेथड के थ्रू इसको आप कंप्रेस कर लोगे कि सेम डॉट्स की वैल्यू रेपिटेशन में आ रही है। इस डॉट को कितनी टाइम रिपीट किया गया है, 10,000 टाइम। तो मैं सिर्फ दो वैल्यूज इसमें रखूंगा, व्हाइट कितने नंबर टाइम, 10,000 टाइम, बस। कंप्रेस हुई कि नहीं हुई फाइल। ब्लैक, ब्लैक जी ये सपोज 20,000 टाइम। तो मैं इन दो वैल्यूज को स्टोर कर लूं तो मेरा पूरा डी इमेज कंप्रेस हो गया, साइज में रिड्यूस हो गया, जिसको मैं रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूं। अननेसेसरी डिटेल को निकाल दिया जाए। जैसे ये सामने वॉल लगी हुई है, एक लाइट क्रीम कलर है, एक डार्क है। तो अगर मैं इसको एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जेपीजी कैप्चर कर लेता हूँ कैमरे के साथ, तो मैं इसको रिड्यूस करते वक्त ये एल्गोरिदम बिहाइंड द सीन क्या इस्तेमाल करता है कि सेम पिक्सल कितने नंबर ऑफ टाइम यूज हो रहा है, तो इससे फाइल का साइज छोटा हो जाएगा। रिड्यूस करने के लिए अननेसेसरी डिटेल को निकाल दिया जाता है। अगर साउंड है, उसमें से एक नॉइज है, नॉइज को जब एलिमिनेट करेगा तो भी फाइल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। अननेसेसरी डिटेल, कोई जरूरत नहीं इसको स्टोर करने की, नॉइज को स्टोर करने की क्या जरूरत है, या लो साउंड को स्टोर करने की क्या जरूरत है। तो उनको निकालने के बाद लाल में तो ऑब्वियसली फाइल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्ट करना हो, दोबारा ओरिजिनल वर्जन नहीं होता, क्योंकि डिटेल लॉस्ट हो चुकी होती है। यह है लॉसी। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा एल्गोरिदम, कंप्रेशन का एक ऐसा एल्गोरिदम जिसे में एलिमिनेट कर दी जाती है क्या, अननेसेसरी डेटा। अब दोबारा से सुनो, लॉसलेस जो फाइल कंप्रेशन होता है इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि लूज नन ऑफ द ओरिजिनल डिटेल फ्रॉम द फाइल। और इसका एक इंपॉर्टेंट मेथड नेम इज आरएलई। क्या नाम है, आरएलई। लाजमी बात है उनिजा, जब डिटेल लॉस्ट होंगी तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, एज ए नेकेड आए आप फील नहीं करते, आप उस इमेज में लाजमी तो डिटेल तो लॉस्ट होगी लेकिन आप फील नहीं करते, वो इस हद तक नहीं होती लॉस्ट कि वो टोटल इमेज ही चेंज हो जाए। ठीक है, अननेसेसरी डिटेल वो कह रहा है वो निकाल देता है, और एज ए नेकेड आए आपको फील नहीं होती कि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंजेस आ गई हैं। अच्छा, आरएलई को मैं आपको बताने लगा हूं, आरएलई किस मेथड से बिलोंग करती है स्टूडेंट्स, लॉसलेस। लॉसी ना कह देना, बाद औकात लिखा होता है लॉसलेस फाइल और सामने लिखा होता है
ये RLE, तो इसको क्रॉस मैच करना है RLE को, या RLE पे नोट आ जाता है। तो आपने ये जुमला जरूर लिखना, दिस इज द मेथड ऑफ बिलोंग्स फ्रॉम लॉसलेस फाइल। ठीक है, लॉसलेस फाइल की डिटेल आपको बतानी चाहिए। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसको आपको कंप्रेस करने के बाद अगर उसका ओरिजिनल ट्रैक रिकवर करना चाहो, रिस्टोर करना चाहो, यू कैन डू इट। लॉसी फाइल कंप्रेशन यूजली रिजल्ट इन सम लॉस ऑफ डिटेल। अभी उनीसा जैसा कह रही थी कि सर इसमें कुछ 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 होती है, सम loss of detail when compared to the original one. It is usually impossible to reconstruct the original file, तो नहीं रिकवर होती, लेकिन इस हद तक ये आपके लिए फ्रूटफुल होती है कि आपको उसके इमेज की प्रेजेंस नजर आती है। The algorithm used in lossy technique have to decide which part of the file are important. कौन सा चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एल्गोरिदम इस चीज को डिसाइड करता है कि यार इसमें कौन सी चीज निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एंड नीड टू बी केप्ट, और जो चीज रखनी है जरूरी वो रखेगा। एंड विच पार्ट ऑफ द कैन डिस्कार्ड, जिसको डिस्कार्ड करना है, जिसको रखना है, ये वो एल्गोरिदम खुद डिसाइड कर लेता है। और इस हद तक इसको करता है कंप्रेस के, हाँ ओरिजिनल वर्जन तो नहीं आता, लेकिन इतना खराब भी नहीं होता कि वो आपका जो है वो आपके लिए उसको देखना आपको मुश्किल हो जाए। सर अगर वो पिक्चर पर अगर करें लाइव तो सर उस पिक्चर की जो रेजोल्यूशन होगा वो भी लो होगा। लाजमी बात है, उसको एक लेवल पे आप जरूर करोगे, जब उसको आप जूम करोगे, मैग्नीफाई करो, तो डिस्टॉर्शन नजर आती है। अच्छी रेजोल्यूशन पे डिस्टॉर्शन कम होती है, लो रेजोल्यूशन पे ज्यादा होती है। अच्छा, ये देखो मल्टीमीडिया फाइल पे आपकी, अब आपको बता रहा है सबसे पहले वो MP3 और MP4 के बारे में। ठीक है, अब फाइल कंप्रेशन एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशन बता रहा है कि फाइल कंप्रेशन जो होती है वो किन के लिए इस्तेमाल होती है। आमतौर पे MP3 याद रखना यूजेस टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता है जो किसके लिए फ्रूटफुल होती है, ऑडियो कंप्रेशन के लिए। करता क्या है, टू कन्वर्ट म्यूजिक या दूसरी जो साउंड होती है, किस फॉर्मेट में, MP3 फाइल फॉर्मेट। एसेंशली दिस कंप्रेशन टेक्नोलॉजी किस हद तक ये आपका फाइल का साइज रिड्यूस करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 90%। 90% तक फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है MP3 से, साइज ऑफ नॉर्मल म्यूजिक फाइल बाय अमाउंट ऑफ 90%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ऐसी ऑडियो है, एक ऐसा सॉन्ग है जो 80 MB पे है, आफ्टर दिस एल्गोरिदम इट विल रिड्यूस अप टू 90%, इट विल मेक साइज 8 MB। कहाँ 80, कहाँ 8 MB। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑडियो कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और इस टेक्नोलॉजी से आप किस हद तक रिड्यूस कर सकते हो स्टूडेंट्स, 90% तक आपका ये फेवर करता है, आपका साइज फाइल का रिड्यूस हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी मजीद एक्सप्लेन करता हूं। MP3 फाइल्स आर यूज्ड इन, और ये कहाँ होती है, इसका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, MP3 प्लेयर्स आपने देखा होगा। MP3 प्लेयर जो आपको कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के ऊपर भी इसको कर सकते हो, MP3 फाइल बना सकते हो। MP3 प्लेयर भी बना देता है, कंप्यूटर भी जनरेट कर देता है, मोबाइल फोन भी MP3 फाइल बना सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, इंस्टॉल कर लो, आप अपने फाइल का साइज, ऑडियो फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हो। और खास तौर पे जब आप म्यूजिक डाउनलोड करते हो ना, या जो स्ट्रीमिंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर, आप उनको कंप्रेस करने के लिए इसको टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। और ये आमतौर पे जो CD फाइल्स बनती हैं वो MP3 फाइल्स होती हैं। आप म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हो अपने कंप्यूटर पे, फिर आप यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हुए इसको MP3 फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। लाजमी बात है, ये रिड्यूस कर देगा आपके उस म्यूजिक फाइल को अप टू 90%। और जिस ये ऐसा आपका फॉर्मेट बनता है जो CD फाइल्स कहलाती है। CD पे ऊपर आपकी आमतौर पे आपने देखा होगा MP3 फाइल्स होती हैं, और MP3 फाइल ओरिजिनल म्यूजिक का जो ट्रैक होता है वो काफी हैवी होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है MP3 प्लेयर के थ्रू, या कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो MP3 फॉर्मेट में। और MP3 म्यूजिक क्वालिटी कैन नेवर मैच द फुल वर्जन फाउंड ऑन CD। फिर आपको एक चीज और बता रहा है, ओरिजिनल ट्रैक रिस्टोर नहीं होता, द क्वालिटी इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर मोस्ट पर्पसेस। वो जो भी उनीसा कह रही थी सर, इससे तो साइज जब इतना छोटा कर दिया जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 90%, ऑलमोस्ट बिग नंबर 90%, तो क्या ये आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाती साउंड, वो आपको का क्वालिटी इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, बट इसमें एक चीज, बट हाउ कैन द ओरिजिनल म्यूजिक फाइल
बी रिड्यूस बाय 90%। ये हमारे माइंड में आता है कि ये कैसे हो जाता है। ये इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग, वाइल स्टिल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द म्यूजिक क्वालिटी। दिस इज डन यूजिंग फाइल कंप्रेशन एल्गोरिथम। का नाम क्या है? परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। जो आपको ऊपर जितना आपको मैंने पढ़ाया है ना, 90% तक रिड्यूस हो गया, 90% तक ओरिजिनल ट्रैक को रिड्यूस कर दिया गया, इसको जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस एल्गोरिथम के थ्रू इसको कंप्रेस किया जाता है, उस एल्गोरिथम का नाम क्या है? परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। अब आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लो क्या है ये। परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग रिमूव सर्टेन साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल क्या? पहला पॉइंट, 90% जो रिड्यूस होता है वो एलिमिनेट क्या करता है? ऐसी सारी फ्रीक्वेंसीज को जो आउटसाइड द ह्यूमन हियरिंग रेंज होती है उसको निकाल देता है। एक तो ये वजह बनती है 90% कट करने होने की। दूसरी, अगर दो साउंड्स उसमें हो, इफ टू साउंड्स आर प्लेड एट द सेम टाइम, ओनली द लाउडर वन कैन बी हर्ड बाय द हियर, सो द सॉफ्टर साउंड इज एलिमिनेटेड। ये इसी तरह समझ लो, एक किसी आप जगह पे जाते हो, वहां पे आप किसी जगह पे आप स्टैंड कर रहे हो, एक लाउडर साउंड आपको आ रही होगी, एक सॉफ्टर साउंड आ रही होगी, कौन सी सुनाई देगी आपको? लाउडर। सॉफ्टवेयर तो आपकी छुप जाती है, सॉफ्टवेयर साउंड तो सुनाई नहीं देती। तो यही आपका परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग एल्गोरिथम का काम ही होता है कि आपके उस ऑडियो में से, उस म्यूजिक में से आपकी आउटसाइड द ह्यूमन रेंज फ्रीक्वेंसी उसको एलिमिनेट कर देता है। दूसरा, जो लाउडर साउंड है वो आपकी इंटैक्ट रखता है, और जो लोअर साउंड होती है, सॉफ्टवेयर साउंड होती है, उसको एलिमिनेट करता है। दैट्स वाई द साइज ऑफ द फाइल इज रिड्यूस अप टू 90%। अब समझ आई है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि MP3 फाइल जो बनती है और 90% साउंड को रिड्यूस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी कंप्रेशन एल्गोरिदम यूज होता है, जिसमें परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग उसको बोलते हैं। दो एक्शंस उसके ऊपर किए जाते हैं, जिसमें रिमूव होता है आउटसाइड द ह्यूमन रेंज जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको निकाल देता है। दूसरा, लाउडर साउंड इंटैक्ट रखता है और सॉफ्टवेयर को एलिमिनेट कर देता है। दिस मीन्स दैट सर्टेन पार्ट ऑफ द म्यूजिक कैन बी रिमूव्ड। इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुकी हैं विदाउट इफेक्टिंग व्हाट? क्वालिटी टू मच। ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा स्टूडेंट्स। MP3 फाइल यूज व्हाट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? लॉसी। क्यों? कि पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट फॉलोइंग द कंप्रेशन एल्गोरिदम। This means that the original file cannot be put back together again. However, even the quality of MP3 file can be different since it depends on the bit rate. This refers to the number of bits per second and used when creating the file. Bit rates are between 80 to 320 kilobyte per second होता है. Usually 200 kilobyte bits of higher gives a sound quality close to the normal CD. नॉर्मल सीडी पे आमतौर पे ये कहा जाता है आपका डेटा जो उस पर स्टोर होता है वो 200 किलो बाइट और हायर आपको साउंड क्वालिटी वाइज जो अनकॉम्प्रोमाइज होता है वो आपको स्टोर करता है। ले जी जनाब, ऑडियो कंप्रेशन, हाँ वही है, साउंड और ऑडियो एक ही बात है। परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग, जहां तक MP4 की बात है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर टू MP3। ये बता दिया गया पहली लाइन में। दिस फॉर्मेट अलाउ द व्हाट? स्टोरेज ऑफ व्हाट? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या होता है? आपकी सिर्फ साउंड ही नहीं होती, बल्कि म्यूजिक, वीडियोस, फोटोज एंड एनिमेशन कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन ए MP4 फाइल। MP4 फाइल में अगर आपको इसकी कोई डिस्क्रिप्शन पूछ ले तो आपने ये बताना, ये भी कंप्रेशन एल्गोरिदम ही है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम MP3, बट इट विल एड्रेस अदर देन साउंड यू कैन ऑल्सो स्टोर म्यूजिक, वीडियो, फोटोग्राफ्स। वीडियोस फॉर एग्जांपल कुड बी स्ट्रीम्ड ओवर द इंटरनेट के ऊपर MP फॉर्मेट 4 में होता है विदाउट लूजिंग एनी रियल डिस्क्रिमिनेबल क्वालिटी, उसी तरह जैसे ऑडियो में होता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको ना ऑडियो की बात कर रहा हूं ना वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं अब आपको बात कर रहा हूं इमेजेस की। पहले मैं बात करूंगा ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस की, फिर मैं बात करूंगा कलर इमेजेस की, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, डिजिटल मीडिया में RGB होता है या ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अब मैं आपको दोनों फोटोग्राफ्स के बारे में बताने लगा हूं। When a photographic file is compressed, both the file size and quality of the image are reduced. क्या बोल रहा है वो? वो कह रहा है अगर इमेज की बात करते हो
तो फाइल का साइज हो एंड क्वालिटी हो, ये दोनों रिड्यूस होती है। कॉमन जो फाइल फॉर्मेट फॉर इमेज जिसको बोलते हैं वो जेपीजी होती है, विच यूजेस व्हाट, लॉसी फाइल कंप्रेशन। और इसमें दोबारा से बता दूं, once the image is subjected to the JPG compression algorithm, a new file is formatted। ये ओरिजिनल फाइल कैन नो लॉन्गर बी कंस्ट्रक्टेड। लॉसी में एक चीज याद रखना, जब कभी लॉसी की बात होगी ये बात पक्की है, ओरिजिनल फाइल कैन नो लॉन्गर बी कंस्ट्रक्टेड। जेपीजी विल रिड्यूस द रॉ बिट इमेज बाय फैक्टर ऑफ कितना परसेंट, 5 से 10%, 5 से 10% आपका रिड्यूस करता है, 5 से 15%, सॉरी। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल। जबकि वो ऑडियो में देखा था कितना रिड्यूस करते हैं, 90%। इसमें कितना फैक्टर में, 5 से 10 फैक्टर। वेक्टर ग्राफिक्स कैन ऑल्सो भी अंडरगो सम फॉर्म ऑफ फाइल कंप्रेशन, वेक्टर हो या रास्टर हो, बिट मैप हो या वेक्टर हो। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स आर डिफाइंड एज XML टेक्स्ट फाइल विच देयरफॉर आल्सो बी कंप्रेस्ड। अच्छा, अभी मैं आपको ना RLE का एल्गोरिदम, डेटा के ऊपर क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस के ऊपर क्या होता है, किस तरह इफेक्टिव होता है, और फिर इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो आपको ये बताऊंगा कलर इमेज के ऊपर ये किस तरह इंप्लीमेंट होता है। RLE इज नोन एज लॉसलेस। लॉसी नहीं है स्टूडेंट्स, लॉसलेस। RLE किसके अंडर फॉल करता है, लॉसलेस, नॉट ए लॉसी। बाद ऐसे इमेज भी होती हैं जिसमें आप लॉस्ट बेयर नहीं कर सकते, इसमें फिर लॉसलेस ही एल्गोरिदम हम यूज करेंगे RLE। अभी बताता हूं। अभी मैं आपको सबसे पहले RLE इनकोडिंग के बारे में बताना चाह रहा हूं। RLE स्टैंड्स फॉर रन लेंथ इनकोडिंग, कैन बी यूज टू कंप्रेस ए नंबर ऑफ डिफरेंट फाइल्स फॉर्मेट। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में ये आपको अवेलेबल है, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो, चाहे कलर इमेज हो, तीनों जगह ये RLE अवेलेबल है। कहां कहां, टेक्स्ट में, ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर में, तीनों जगह ये अवेलेबल है। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ लॉसलेस, और ये भी आपको बता दिया कि किस में लॉसलेस फॉर्म है। लॉसलेस का मतलब रिवर्सिबल फाइल कंप्रेशन है। और इससे होता क्या है, लाजमी ऑब्वियसली साइज रिड्यूस होगा, लेकिन ये कहाँ रिड्यूस होगा, जहां पे आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है एडजेसेंट आइडेंटिकल डाटा हो, या जहां पे कलर ऑफ द इमेज रिपीट हो रहा हो। मतलब ये ब्लैक 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 ब्लैक, येलो 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 येलो, ग्रीन 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 ग्रीन, एडजेसेंट पिक्सल जहां पे सेम होंगे, या आपका टेक्स्ट सेम होगा लाइक दिस, आइडेंटिकल टेक्स्ट के लिए। जैसे ये इस तरह का अगर स्ट्रिंग होगा तो एडजेसेंट का मतलब साथ साथ वाला है, ये ऐसे आइडेंटिकल डेटा, एडजेसेंट डेटा, रिपीटेड कलर्स। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए रिपीटेड स्ट्रिंग इज इनकोडेड इनटू टू वैल्यूज। जो रिपीटेड स्ट्रिंग होगा इसकी दो आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। पहला रिप्रेजेंट करेगा कितने आइडेंटिकल डाटा है और उसका आस्की कैरेक्टर क्या है। द सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा कितने नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट होगा, कौन सा है और कितने नंबर ऑफ टाइम है। इन दोनों के क्या चाहिए होंगे आपको, आस्की कोड चाहिए होंगे। जो कीबोर्ड कैरेक्टर्स आपकी रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले आपको आस्की कैरेक्टर्स कोड चार्ट बताया था। ए का, कैपिटल ए का 65, स्मॉल ए का 97, याद है, जीरो का 48। RL इज वन ऑफ द इफेक्टिव वेयर देयर इज नो इज ए लॉन्ग रन ऑफ रिपीटेड यूनिट्स। कहां इफेक्टिव है, जहां लॉन्ग रन ऑफ रिपीटेड यूनिट्स हो, चाहे वो टेक्स्ट के हों चाहे वो पिक्सल के हों, तो वहां पे इफेक्टिव है, वरना नहीं। जैसे ये डाटा देख रहे हो, एक स्ट्रिंग है जिसमें 5 A's हैं, 4 B's हैं, 2 C's हैं और ये 5 D's हैं, यहां पे ये इफेक्टिव हो जाएगा। अभी आपको अगर मैं ये कहूं इसके लिए कितने बाइट ऑक्यूपाई होंगे, आपको सर हर करेक्टर के लिए 1 बाइट होता है, 97 है, इसका 97 है ना, 97 की क्या आपकी वैल्यूज होगी, लाजमत है ये एक 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। और 1 बाइट किसके लिए कितने नंबर आइए, 1 2 3 4 5, 5 दफा ये है,
कौन है? 97। 97 किसका आस्की कोड है? ए का। 5 दफा क्या है? 5 दफा स्मॉल ए है। कितनी दफा बी है? 4 दफा। बी का आस्की कोड क्या होता है? 2 दफा क्या है? उसका आस्की कोड क्या होता है? 99। 5 दफा क्या है? डी। उसका आस्की कोड क्या होता है? 100। इसमें आपको 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट और 8 बाइट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, डाटा स्टोर हो जाएगा। वैसे अगर इंडिविजुअली करने बैठो, कितने होंगे? हर करेक्टर को 1 बाइट चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कहां 16 बाइट? कहां वो 8 बाइट पे आ रहा है? यह आरएलई का कमाल। विदाउट आरएलई 16 बाइट, विद आरएलई 8 बाइट। क्या थोड़ी सी समझ आई है? Assuming each character require how many bytes? 1. Then this string needs how many bytes? 16. If we assume ASCII code is being used, then the string can be coded as 5 times 97, 4 times 98, 2 times 99। अगर इसको आप स्टोर करोगे, 1 बाइट ये ले लेगा, 2 बाइट ये, 3, 4, 5, 6। This means we have 5 character with ASCII code 97, 4 character with ASCII code 98, 2 character with ASCII code 99, 5 character with ASCII code 100. Assuming each number in a second row require 1 byte, then the RLE code will need how many bytes? Just you need 8 bytes. This is almost half of the file size. क्या आपको समझ आई है? कासिम, अनीजा और मोहम्मद अब्दुल्ला, क्या आपको समझ आई है आरएलई कितना आपके लिए इफेक्टिव है? अच्छा, इफेक्टिव कब है? हाँ, देयर इज नो रेपिटेशन। रेपिटेशन जहां होगी वहां पे इफेक्टिव है, जहां ये रेपिटेशन नहीं होगी वहां पे इफेक्टिव नहीं है। जैसे अगला इशू देखो। इशू कब आएगा स्टूडेंट्स? जब ये होगा सी डी सी डी सी डी सी डी, एडजेसेंट आपके रेपिटेशन नहीं है। तो यहां पे आपको कितने बाइट्स ऑक्युपाई करेगा? वैसे कितने कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर आप इसको आरएलई फॉर्मेट में लिखोगे, 10 की बजाय ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक चला गया। वैसे कितने हो रहे हैं? 10। आरएलई की वजह से 18 पे चला गया, ये तो साइज बढ़ गया। तो इफेक्टिव कहां है? जब एडजेसेंट रेपिटेशन हो, वरना ये हमारे लिए किसी काम का नहीं। वेयर कंपेरिजन नॉट इफेक्ट वेरी इफेक्टिव टू कॉप विद दी। हाँ, यहां पे एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज इसने बताई है। वो कह रहा है यहां पे फ्लैग यूज कर लो। फ्लैग टेक्निक मैं आपको बताता हूं अभी। फ्लैग प्रोसीजर डेटा इंडिकेटिंग दैट फॉलोज द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। ये देखो, दोबारा से सुनो। द ओरिजिनल स्ट्रिंग कंटेन 32 करेक्टर एंड वुड ऑक्युपाई 32 बाइट्स। सीधी सी बात है। द कोडेड वर्जन कंटेन 18 वैल्यूज एंड वुड रिक्वायर 18। अब ये 18 कैसे है? मैं आपको अब पूरे स्ट्रिंग को ऊपर देखो ना। ये देखो, जहां कहीं रेपिटेशन है वहां आपने लिख दिया 8 टाइम 97, 10 टाइम 98, एक टाइम, एक टाइम, एक टाइम, एक टाइम, एक टाइम, एक टाइम। यहां पे अगर आप गौर करो, एक टाइम इतना आपका जो आपके बाइट्स आपकी एक की बजाय दो वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। आप डी को स्टोर करना मुनासिब है या इनको दो दफा दो अलग अलग वैल्यूज में स्टोर करना? 1 बाइट ये। अब इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? इसको कंट्रोल करने की आसान सी ट्रिक बता रहा है। वो कह रहा है फ्लैग यूज कर लो। फ्लैग का मतलब क्या होता है? यूज आरएलई ऑन टेक्स्ट डेटा। अगर तो एडजेसेंट करेक्टर सेम हो, तो दिस मेथड इज वेरी वेरी परफेक्ट टू कंप्रेस योर फाइल, टेक्स्ट फाइल। अगर तो एडजेसेंट डेटा की जो स्ट्रिंग आपकी वो आइडेंटिकल हो वैल्यूज, तो ये बहुत जबरदस्त मेथड है। इससे आप इसका साइज कट करके ओरिजिनल साइज से ऑलमोस्ट हाफ की तरफ ये ले आया था। लेकिन जहां पे आपका डेटा या आपका कंटेंट, आपका एडजेसेंट जो आपके करेक्टर्स हैं वो सेम या आइडेंटिकल ना हो, वहां पे एक और मेथड, इसी के अंदर एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जाती है।
अगर ये इशू होता है ऐसा, स्ट्रिंग सच एज लाइक दिस वेयर कंप्रेशन इज नॉट वेरी इफेक्टिव, अगर आप सिंगल सिंगल वैल्यू के साथ, अगर वही जिस तरह ऊपर आपने मेथड यूज किया जिसमें आपको दो दो हर एक कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर जो करनी पड़ेगी, दो दो बाइट्स की जरूरत पड़ेगी। सी के लिए आपको नंबर ऑफ टाइम वन लाइक दिस एंड उसकी आज की वैल्यू। डी के लिए नंबर ऑफ टाइम उसकी आज की वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम आज की वैल्यू। तो इस तरह बजाय ये कि आप सिंगल करेक्टर को जो कि सिंगल बाइट में स्टोर हो सकता था, उसको टू बाइट्स, आप बजाय उसको आप सिंगल बाइट में एडजस्ट करते हो, उसके लिए आप टू टू बाइट्स लेना शुरू कर दिया। तो ये आपका साइज छोटा होगा या बढ़ जाएगा? ये तो बढ़ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या था? इसका सोल्यूशन था फ्लैग। फ्लैग का मतलब क्या है? फ्लैग का मतलब है इसका, अगर तो रेपिटेशन एग्जिस्ट करती है, ये आपको बताया गया। देखो अभी पता क्या हुआ कि ओरिजिनल स्ट्रिंग आपको 32 कैरेक्टर्स के लिए 32 बाइट्स रिक्वायर्ड थे। द कोडेड वर्जन कंटेन 18 वैल्यूज एंड वुड रिक्वायर 18 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हो फ्लैग, फ्लैग इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है ये जरा आपको बताने लगा। जहां आपके करेक्टर की रेपिटेशन है वहां पे आपने फ्लैग 255 ऑन कर देना है। जहां रेपिटेशन है लाइक दिस, ये रेपिटेशन है किस करेक्टर की कितने टाइम? 8 दफा। कौन सा आस्की वैल्यू? 97। 97 इज आस्की वैल्यू ऑफ ए। अगेन, अगेन यू कैन सी रेपिटेशन। अगेन यू नीड टू ऑन फ्लैग 255। 255 क्या इंडिकेट करेगा कि इसके बाद जो दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू नंबर ऑफ टाइम के लिए है, दूसरी वैल्यू आस्की के लिए। यहां तक तो हो गया क्लीन। अब आ गए ऐसे करेक्टर जो सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे आपने फ्लैग इस्तेमाल नहीं करना। कल मुझे अब्दुल्ला ने कहा सर जीरो लगा दें, नो, कुछ नहीं आना, सिर्फ उसकी आज की वैल्यू पुट करनी है। लाइक 99, सी, डी, सी, डी, सी, डी। अगेन यू कैन सी इज ए रेपिटेशन। रेपिटेशन की इंडिकेशन हमेशा फ्लैग से होती है। जहां जहां आपको 255 के बाद दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं इसके बाद दो जो वैल्यूज हैं वो नंबर ऑफ टाइम और उसका आस्की वैल्यू। दिस इज फॉर नंबर ऑफ टाइम एंड दिस इज आस्की वैल्यू। फायदा ये होगा कि अब आपका डेटे के लिए कितने बाइट्स यूज होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दैट्स इट। और इससे आपका रिड्यूस हो गया फाइल अप टू 53%। वरना कितने कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ रही थी जरा गिनो ना। ये 32 कैरेक्टर्स हैं, ये 32, ये 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 यहां तक 32 हैं। 32 से रिड्यूस होके कितने पे आ गए आप? 15 पे, बाय यूजिंग या बाय इम्प्लीमेंटिंग फ्लैग। समझ आइए? अगर सिर्फ बेसिक, अगर सिर्फ सीडी सीडी होता हाँ, तब तो सर ये आगे फिर काफी। फ्लैग की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ उसके आस के कैरेक्टर ही लिखते जाते 99 100 99। ये आपको मिक्स ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहा है, जहां मिक्सिंग होगी। ठीक है, कुछ रेपिटेशन भी है, कुछ सिंगल सिंगल है, कहीं रेपिटेशन है कहीं सिंगल सिंगल है। जहां रेपिटेशन है उसका फर्स्ट जो वैल्यू 255 आ जाएगी, उसके आगे दो आपको वैल्यू जरूर होंगे मस्ट। एक कितने टाइम और उसका आस्की वैल्यू, कितने टाइम उसकी एस की वैल्यू। और जहां पे रेपिटेशन नहीं होगी, सिंगल सिंगल होगा, उसकी आज की वैल्यू डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी विदाउट एनी फ्लैग और रेपिटेशन। रेपिटेशन तो है ही नहीं, सिंगल है। सर अगर एडिशन सेम नहीं है हाँ, फिर सर ये आरएलई एक्सटेंड नहीं है। एडजस्टमेंट अगर सेम नहीं है जी। तो कोई RLE फायदा नहीं है आरएलई वहां पे अप्लाई करने का, कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि वैसे भी उसने सिंगल बाइट लेना है। ठीक है, वैसे भी सिंगल बाइट ही है। ठीक है, लेकिन ये एक आपको ऐसे सिनारियो की बात कर रहा है जहां पे आपका करेक्टर मिक्स है, कुछ रेपिटेशंस हैं कहीं नहीं है कहीं है, उस हवाले से उसे समझाने की कोशिश किया। आरएलई इस तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा समझ आ गई है फ्लैग की, मिस्टर अब्दुल्ला एंड मिस ओनीजा। ये एक फ्लैग का इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दी। 255 जहां है, इसका मतलब इसके बाद दो नंबर्स इस्तेमाल होंगे। एक कितने टाइम, रेपिटेशन, दूसरा इसकी आस्की कोड क्या है। और जहां पे ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, इसका मींस दैट
आपका इसकी आस्क की वैल्यू ही यहाँ पे आपने प्ले करनी है, बस दैट्स इट। और जैसे ही आपकी रेपिटेशन आएगी 255 ये इंडिकेट करेगा कि जनाब आगे जो दो नंबर्स हैं एक नंबर ऑफ टाइम में है और एक उसकी आस्क की वैल्यू है। और इसको अगर आप सिंगल सिंगल बाइट में स्टोर करोगे इट ऑलमोस्ट कट अप टू 53% स्टोरेज साइज। अच्छा, अब मैं आपको ना नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। ये तो टेक्स्ट फाइल के हवाले से मैंने आपको कवर करवा दिया। अब आरएलई इमेजेस के साथ कैसे वर्क करता है, आरएलई इमेजेस के साथ कैसे वर्क करता है आपको पता है। आपके इसमें जो इमेज होते हैं या तो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं या वो कलर होते हैं। कलर होते हैं तो उसमें तीन कलर्स नजर आएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो इसमें दो ही होंगे, या वो ब्लैक होगा स्पॉट या वो व्हाइट होगा। इसके अलावा थर्ड कोई चीज नहीं होगी, या तो वो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की सूरत में आपको बता रहा है शोज द लेटर एफ। ये ग्राफिक्स है जिसमें आपने पिक्सल को पेंट कर दिया, कितने, एक दो तीन चार पांच, ये इसी तरह हर ब्लॉक में देखो। ये सारे ऊपर वाले ब्लॉक में अगर मैं आपको कहूं डायमेंशन यहां से लेके यहां तक है 8 बाई 8 की, 8 बाई 8 की, 8 बिट्स वाइड और 8 बिट हाइट टॉल। तो ये एक्चुअली कितने हैं, ये आपके टोटल बिट्स 64। ठीक है, और हर बिट को रिक्वायर्ड है 1 बाइट, इसको अलग 1 बाइट, इसको अलग 1 बाइट, इसको अलग 1 बाइट। अब अगर मैं आपको यहां पे ये कहूं कि जहां जहां आपके वाइट आपके प्लेसमेंट है पिक्सल की, उनको 1 के साथ रिप्रेजेंट कर दो, ऑल आर 1। जहां 1 है दैट मीन दिस पिक्सल इज वाइट, जहां पे 0 है मीन्स दिस पिक्सल इज, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, वेयर ऑल आर जीरोस दैट्स मीन ब्लैक। याद है मैंने पेंट ओपन करके दिखाया था आपको, वेयर ऑल आर 1 दैट मीन वाइट। 255 याद है, आर बी वैल्यू, जी की भी और वाई की, RGB सॉरी, तीनों को जब मैंने 255 किया था तो आपको क्या नजर आया था, पिक्सल की वैल्यू वाइट। और जब तीनों को मैंने जीरो कर दिया था क्या नजर आया था, इसका मतलब ब्लैक को रिप्रेजेंट करना है आपने जीरो के साथ, याद रखना, और व्हाइट को रिप्रेजेंट करना है आपने 1 के साथ। तो यहां पे ये आपका 0 0 0 0 0 0 एंड देन दिस इज 1, ये आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठी रो, ये पूरी ग्रिड बन गई 8 बाई 8 की। ये ग्रिड के ऊपर आपने 1 रिप्रेजेंट हेयर विद व्हाइट स्पॉट एंड 0 इज रिप्रेजेंटिंग हेयर एज ए ब्लैक। और इसको अगर आप कंप्रेस करोगे आरएलई फॉर्मेट में, दिस विल बिकम हाउ मैनी व्हाइट, 9 एडजेसेंट व्हाइट्स, 6 एडजेसेंट ब्लैक्स, देन you have 2 adjacent white, then we have single black। ये देखो समझ आ रही है, 7 adjacent white, 1 simple black, then 7 adjacent white, and last one 6 adjacent white। ये देखो इनकी बात कर रहा है। क्या इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, आरएलई में ऐसे ही करता है। ठीक है, एडजेसेंट वैल्यूज को नंबर ऑफ टाइम के साथ रिपीट कर रहा है, ये उसी तरह है जिसने टेक्स्ट फाइल में किया था ऊपर। हम ऐसा करते हैं, पहले ब्लैक लिखते हैं बाद में व्हाइट करेंगे, पहले हमेशा व्हाइट लिखना है उसके नहीं बाद। नहीं, जिस तरह है यहाँ पे, जिस तरह है, ये आपके एडजेसेंट यहां से देखो, एक दो तीन चार, ये 9 ब्लॉक यहां तक आ गए ना, ये 9 वाइट लिख दिया। सेकंड लाइन है, पहले वो लिखा है 6B, फिर लिखा है 2W। 6B कहाँ लिखा है, बस राइट, कंप्रेस फॉर्म में यहाँ पे 9W है, बात सर, 6B 6B, ये पहले। ये इसकी बात हो रही है 6B। पहले नंबर लिखना है, फिर कितनी दफा ब्लैक है वो लिखना है B। पहले ब्लैक की रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। भाई इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ठीक। यहां से काउंटिंग करनी है। ये 9 हो गए, 9 लिख दो क्या, W। फिर उसके बाद ये सारे ब्लैक्स है ना कंसेक्यूटिव, 6 हैं, 6 ब्लैक लिख दो। फिर उसके बाद ये एक दो, 2W लिख दो। फिर एक सिर्फ ब्लैक आया, एक ब्लैक लिख दो। फिर 7 कंसेक्यूटिव, ये 6 और ये सातवां, 7 कंसेक्यूटिव वाइट है, ये लिख दो। फिर एक ब्लैक आया, ये लिख दो। फिर 7 ये वाइट आए, ये 6 ये और ये 7। इस तरह तरतीब से आपने इसको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। चाहे इसको देख के लिख लो, चाहे इसको देख के लिख लो, जैसे मर्जी समझ लो।
RLE मेथड में आपने काउंटिंग करनी है और विद दैट वाइट एंड बी, डब्ल्यू एंड बी के साथ आप इसको लिखना शुरू कर दो। और वेयर उसने आगे भी बताया है, डब्ल्यू मीन्स 1 एंड बी मीन 0। और इसको अगर आप फर्दर लिखोगे 9, 1 की जगह, डब्ल्यू की जगह 1 रिप्लेस कर दो और बी की जगह 0 रिप्लेस कर दो। ये 916021107110। जीरो जहां होगा इसका मतलब ब्लैक है, जहां 1 होगा इसका मतलब व्हाइट है। और पहला नंबर नंबर ऑफ टाइम के लिए, वेरी सिंपल। और अगर आपके पास ये ग्रिड है 8 by 8 की, यू नीड हाउ मेनी बाइट्स टू स्टोर? 64। ठीक है ना, 64 ही बाइट्स की जरूरत होगी ना। हर पिक्सल को अगर 1 बाइट की जरूरत है, ये 8 और ये 8, 8 × 8, 64 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी टू स्टोर आपके पास ग्रिड्स की इंफॉर्मेशन। ये पूरा अगर इमेज समझ लो, ये एक इमेज है, कैनवस है, जिसकी 8 by 8 रेजोल्यूशन है। उसको स्टोर करने के लिए यू नीड, फॉर ईच पिक्सल यू नीड 1 बाइट। दैट्स वाई यू नीड 64 बाइट्स टू स्टोर 64 ग्रिड cells. The compressed RLE format has 30 values. कंप्रेस वर्जन देखो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यही RLE में आपको 30 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड मिला के अलग अलग हैं, 2 4 6 इस तरह। अब आप देखो कितना साइज रिड्यूस हुआ, कहां 64, कहां वो रिड्यूस होकर 30 पे आ गया टू स्टोर द इमेज। ये है कंप्रेशन का एल्गोरिदम ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। कलर के लिए भी सुन लो, समझ आई है सबको? क्वेश्चन देख लें, समझ आई है, यस या नो? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं कलर इमेज की तरफ चलता हूं। ये चैप्टर मैं क्लोज करता हूं। कल का दिन रिजर्व डे है, आपको पेपर्स हम देखेंगे, कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। परसों टेस्ट दे देना आप। क्वेश्चन आपको देखेंगे इसमें इंशाल्लाह। देखो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए दो ही कलर्स हो सकते हैं, या व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। ठीक है, और व्हाइट को ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद 1 एंड ब्लैक इज विद 0। तो इसको कंप्रेस वर्जन अगर आपने देना हो, मैं आपको आपको ना, मैंने एक क्वेश्चन पेपर अगर दिया हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना सबको? ओनिजा, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन का दिया है, उसमें भी आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। जो आज टॉपिक समझा रहा हूं ना, वो आप उसके साथ कनेक्ट करके, अगर कोई प्रॉब्लम होगी कल मुझसे डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको सेंड कर दूं। कलर इमेज, अच्छा, कलर इमेज में आपके पास टोटल जो वेरिएशन आएगी, वो यहां पे इसकी एक पूरा चार्ट आपको बना दिया। ब्लैक का मतलब क्या? वेयर आर, जी एंड बी, ऑल द कंपोनेंट्स आर 0। और व्हाइट का मतलब क्या? वेयर ऑल द आर 1 1 1 1 1 1 1 by to all 1, 1 by to all 1, it will represent which color? 0। अगर तीनों वैल्यू 0 होंगी, इट विल रिप्रेजेंट ब्लैक। ये मैंने आपको बताया था ना। और जब ये तीनों 255 255 255 होंगी, इट विल रिप्रेजेंट विच कलर? व्हाइट। और आगे आपको ये बता दिया कि अगर सिर्फ ग्रीन का कलर 255 हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ हो, इट विल रिप्रेजेंट ग्रीन। और अगर ये आप, मैं इसको हाईएस्ट इंटेंसिटी रेड के साथ करूं, बाकी दोनों को 0 कर दूं, इट विल गिव यू रेड। ये आपको एक चार्ट बना के दिखा दिया। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं ब्लू के लिए, ब्लू के लिए याद रखना, दिस इज 255, अदर टू आर 0। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपके साथ कोई पांचवें छठे कलर की बात नहीं कर रहा। ब्लैक का भी पता चल गया, कोड 000। व्हाइट का भी पता चल गया 255 255 255। रेड का पता चल गया 255 00। ग्रीन का पता चल गया 0 255। RGB, इसको इस तरह फ्लो को याद रखना, RGB, उल्टा ना कर देना, हमेशा याद रखना RGB। RGB में फर्स्ट इज R, सेकंड वैल्यू इज ग्रीन एंड थर्ड वैल्यू इज ब्लू। अच्छा, अब आप यहां पे देखो, ये आप स्पॉट्स देख रहे हो, ये ब्लैक ये ब्लैक, दो आपके ब्लैक्स हैं, 4 आपके ग्रीन्स हैं, देन 3 कंसेक्टिव आर ब्लैक, देन दो दो चार, 6 आर कंसेक्टिव व्हाइट, देन अगेन 1 ब्लैक, 2 ग्रीन, 4 रेड एंड सो ऑन। अब मैं इसको किस तरह लिखूंगा? ये जो आपको डाटा
की रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यही मिलेगी ना, कुछ और मिलेगा। 2 टाइम व्हाट, RGB, ऑल जीरो मींस ब्लैक। 4, 4 टाइम ये ग्रीन, ग्रीन के क्या रिप्रेजेंटेशन है, दिस वैल्यू इज ऑन, सेंटर वाली, ये ग्रीन की आ गई। 3 टाइम क्या है ये, ऑल आर जीरोस। 6 टाइम क्या है ये, ऑल आर वाइट। फिर ये क्या है, 1 टाइम क्या है ये जनाब, 1 टाइम ये इसकी बात कर रहा है, 1 टाइम इज ऑल जीरोस मतलब ब्लैक। 2 टाइम क्या है, ग्रीन। 4 टाइम क्या है, वेयर रेड इज ऑन अदर ऑफ। 4 टाइम क्या है, अगेन ग्रीन। 1 टाइम क्या है, व्हाइट। 2 टाइम क्या है, रेड। 1 टाइम क्या है, ऑल आर वन, सॉरी व्हाइट। 4 टाइम क्या है, मैं देखो कितना डिकोड कर रहा हूं, मैं इसी को देख के डिकोड कर रहा हूं। इधर से करके इधर लिख दो या इधर से देख के इधर देख लो, एक ही बात है। उम्मीद है ये आखिर में देखो, 2 टाइम ऑल आर जीरोस, RGB, RGB, कलर हमेशा RGB होगा, ठीक है। क्या ये पूरा आपने डेटे को समझे किस तरह डिकोड किया, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ, ठीक है। और अब एक और बात सुन लो, दी ओरिजिनल इमेज जो होगा इसमें 8 बाई 8 स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं, ये 8 ये और 8 इसी तरह ये। तो इसको कितना रिक्वायर्ड है, यू नीड 3 बाइट्स हर स्क्वेयर के लिए। आपको क्या रिक्वायर्ड है, 3 बाइट्स हर स्क्वेयर की बात कर रहा है। मतलब इस स्क्वेयर के लिए, R के लिए 1 बाइट, G के लिए 1 बाइट, और B के लिए भी 1 बाइट, इसके लिए भी 1 बाइट, इसके लिए भी 1 बाइट, इसके लिए भी, क्योंकि अब आपने, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये कलर है। हर कलर की इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन 3 कलर्स के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, और हर कलर के लिए 1 बाइट चाहिए। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं, इसमें R की वैल्यू भी है, G की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है, तीनों वैल्यूज को यहां पे एडजस्ट किया गया है। तो आपको हर हर स्क्वेयर को 1 बाइट के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो कितने बाइट चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये समझ लो की चार्ट आपको दे दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 8 बाई 8 अगर आपके पास स्क्वेयर्स हैं, यू नीड 3 बाइट पर स्क्वेयर। और इसका मतलब अगर इसको 8 बाई 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू नीड हाउ मेनी बाइट्स टू स्टोर दिस इमेज, कलर इमेज, 192। इस वैल्यू की समझ आई है, 192 कैसे कह रहा है। 8 बाई 8 तो हो गया ना स्क्वेयर्स, और हर स्क्वेयर के लिए 3, तो दैट्स मीन यू नीड हाउ मेनी बाइट्स टोटल में, 192। क्लियर है, 192 की समझ आ गई है कैसे, क्योंकि हर के लिए 1 बाइट, 3 बाइट इसके लिए, 3 बाइट इसके लिए, 3 बाइट इसके लिए, 3 बाइट इसके लिए। तो अगर आप 64 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू नीड 192 बाइट्स। अगली बात, दी RLE कोड हैज 92 वैल्यूज। यहां पे देखो RLE कोड में कितनी वैल्यूज हैं, इनको काउंट करना शुरू कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक जब पहुंचोगे ना, ये 92 बनती है। कॉम्बिनेशन। हाँ जी, 92 डिफरेंट बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, 92 वैल्यूज बनती हैं। कहां, अगर आप RLE के बगैर जाओगे, यू नीड 192 बाइट्स टू स्टोर दिस इमेज। और अगर RLE कोड को यूज करोगे, यू नीड जस्ट टू स्टोर हाउ मेनी वैल्यूज, 92, which means the compressed file will be 92 bytes in size। और ये ऑलमोस्ट कितना कट कर देगा, फाइल को रिड्यूस कर देगा, अबाउट 52%। It should be noted that the file reduction is reality will not be as large as this due to other data they need to store with the compressed file such as file header। अच्छा, समझ आई है, कहां 192 पर स्क्वेयर, कहां 92, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट जो ऊपर आपको बनाया गया। क्लियर, बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो मुनीसा, अगर की नहीं भी दी तो की नहीं भी दी, तो हमें पता है 00 इज all the zeros representing RGB is black, where all are 1, यानी कि 1 का मतलब 255 255 255, मैं इस तरह कह रहा हूं, दैट्स मीन वाइट। ये वैसे भी याद हो जाता है, भूलने वाली बात ही कोई नहीं है। वेयर ऑल आर जीरो इट विल रिप्रेजेंट ब्लैक, वेयर ऑल आर 255 255 255 इट विल रिप्रेजेंटिंग दिस कलर। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया सर अगर आरजीबी का जी ऑन होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। है, अगर आरजीबी का जी अगर ऑन होगा तो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा। अगर आर रेड ऑन होगा तो रेड। ऑन का मतलब फुल ऑन 255, ठीक है।
ये दो कलर्स के 255 की बात तो कर ही नहीं रहा, दो का कॉम्बिनेशन तो कुछ और ही कलर प्रोड्यूस कर देगा। अभी सिर्फ आरजीबी फोकस करो, आरजीबी पे या ब्लैक एंड व्हाइट पे बस। टोटल कितने कलर्स की वैल्यूज को आपको याद रखने की जरूरत है? पांच। एक आर की ऑब्वियसली 255 होगा, एक ब्लू की ऑब्वियसली ये 255 होगा, ग्रीन में ये 255 होगा। लेकिन अगर ये तीनों 255 हो जाएं, मैं दो की नहीं बात कर रहा कि ये 255 और ये 255, ये जीरो, ये कुछ और ही बनेगा। इसको ना तो आप, ये आपका जो बुक का, जो टेक्स्ट बुक में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कहोगे तो वो भी बताई जा सकती है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इन पांच कलर्स पे, क्या वैल्यूज हो सकती हैं उनकी। और अगर आप क्वेश्चन पेपर, मैं कल ओपन करूंगा आपके साथ क्वेश्चन पेपर, आज मैं ये चैप्टर खत्म करवा दूं, कल मैं क्वेश्चन पेपर ओपन करूंगा। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, उनिजा, कासिम, कल हम इंशाल्लाह पेपर में भी देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वाला आता है, ग्रे वाला आता है, ग्रे भी आता है बात, और बात आपके आरजीबी में आता है। आरजीबी में कल भी आता है क्योंकि वो कलर पेपर होता नहीं है, वो ग्रे में दे देता है या ब्लैक एंड व्हाइट दे देता है। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब अगली बात, देखा कितना कट डाउन कर दिया आरएलई ने एडजेसेंट पिक्सल के कलर की बेस पे। जनरल मेथड ऑफ कंप्रेसिंग फाइल्स कौन कौन सी होती हैं? All the above file compression technique are excellent for a very specific type of files. However, it is also worth considering some general method आपको बताने लगा हूं. Reducing the size of the file without the need to use lossy or lossless file. अच्छा, आपने देखा होगा मूवीज आपके पास होती हैं या इमेजेस होते हैं, तो आप इसका साइज किस तरह कट डाउन कर सकते हो? इमेज का साइज कैसे कट डाउन होता है? क्रॉप करके, क्रॉप कर लो। दूसरा क्या हो सकता है? कलर की बिट डेप्थ या कलर का जो 16 कलर है या जो 32 कलर है उसके कलर को कम कर दो, बिट डेप्थ। तीसरा, उस साइज को कम करने का तरीका क्या है? रेजोल्यूशन को कम कर दो। ये अदर देन लॉसी या लॉसलेस के अलावा बता रहा है कि एक इमेज का साइज किस तरह कम किया जा सकता है। तो हम कहेंगे तीन चीजें हो सकती हैं उसमें। क्रॉप करके इमेज का साइज कम हो सकता है। नंबर टू, कलर की वैल्यूज को डिक्रीज करके इमेज का कलर, सॉरी, इमेज का फाइल कम किया जा सकता है। तीसरा, रेजोल्यूशन कम करके इमेज का साइज कम किया जा सकता है। मूवी में पहला, सैम्पलिंग रेट को कम करके हम मूवी का जो फाइल का साइज कम कर सकते हैं। दूसरा, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन से भी आप मूवी का फाइल का साइज कम कर सकते हैं। तीसरा, फ्रेम रेट कम करके भी हम अपनी मूवी का साइज, आमतौर पे आपको पता होगा या नहीं पता है तो बता दूं आपको, आपके पर सेकंड आमतौर पे आपके 20 से 30 फ्रेम्स होते हैं जो आपकी एज ए नेकेड आई फील नहीं करता। अगर आपको मैं जोड़ दूं, 20 फ्रेम जोड़ दूं पर सेकंड में, अगर वो चलेंगे तो आपको फील नहीं होगा, आपको होगा यार ये मूवी चल रही है। हालांकि वो अलग अलग फोटोग्राफ्स होंगी, हर अलग। यहां से मैं उठते 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 अगर मेरे आप 1 सेकंड में 20 क्लिक बना देते हो और उसको अगर जोड़ देते हो और उसको फ्रेम के तौर पे वीडियो में रन करते हो, तो वो आपके होंगे अलग अलग फ्रेम्स कैप्चर किए हुए, लेकिन वो आपको फील ऐसे होगा जैसे मैं एक मूवी को वॉच कर रहा हूं। हालांकि वो अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं जिनको मैं देख आपको दिए हैं। तो उनको अगर आप जोड़ दो पर सेकंड में, अगर आप उसको कनेक्ट करके दिखाना चाहो तो आपको लगेगा, फील ऐसी आएगी जैसे वो मूवी चल रही है। तो एक आम तौर पे कहा जाता है पर सेकंड 20 फ्रेम्स अगर आप कनेक्ट कर दो अपने डिफरेंट एक्शंस के, बॉडी एक्शंस के, तो वो आपको वो एज ए मूवी या मूविंग ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको वो दिखाई देता है। तो लाजमी फ्रेम का रेट अगर और कम कर दोगे, पर सेकंड में अगर 20 की बजाय 10 कर दोगे, फाइल का साइज छोटा होगा। 5 कर दोगे और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब तीन वो एक्शंस हैं जिससे आप मूवी फाइल का साइज कम कर सकते हो सकता है पेपर में पूछ ले कि अदर देन वो मेथड्स बताओ जिससे आप अपनी मूवी फाइल का या इमेज फाइल का साइज छोटा कर सकते हो। तो आप कहोगे अदर देन लॉसी और लॉसलेस वी हैव 3 डिफरेंट वेज टू कट डाउन द मूवी फाइल साइज और इमेज फाइल साइज। फर्स्ट, क्रॉप द इमेज। सेकंड, डिक्रीज द कलर डेप्थ। थर्ड, रिड्यूस द कलर या इमेज रेजोल्यूशन। अगर मूवी की बात करो, रिड्यूस द सैंपलिंग रेट, reduce the sampling resolution, or reduce the frame rate. These are the way how to cut or size the movie or your image. ठीक है? other than ये methods. लो जी, अब तैयारी करो, ये क्वेश्चंस हैं।
और ये आपके एंड ऑफ चैप्टर पे आपके कुछ और क्वेश्चंस आ गए। मेरा ख्याल में आपको इसके लिए रेडी हो गए। लाजमी बात है उन्नीस साहब, पिक्सल पे इफेक्ट तो होगा। जब रेजोल्यूशन लो होगी तो आपकी उसका जो विजुअल है वो भी आपका ब्लर हो जाएगा, वो इतनी क्रिस्पी नहीं रहेगा, इतना आपका क्लैरिटी उसकी लाजमत कम होगी। लाजमी बात है, वो फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे रुक रुक के इमेज आ रहा है। ठीक है, वो कंजेक्टिव अगर आपके पर सेकंड अगर होंगे तो आप एज ए नेकेड आई आपको फील होगा जैसे मूवी चल रही है। लेकिन अगर वो आपके पर सेकंड फ्रेम्स का रेट कम कर देंगे तो वो आपका वो इस तरह जिटर करेगा, ब्लिंक करेगा, एक एक करके अलग अलग आपके इमेज का पार्ट वो दिख रहा होगा। वो उसमें मतलब फ्लो नहीं होगी, एक जो फ्लो होती है आपकी आमतौर पे 20 फ्रेम्स में। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चंस हैं, इसमें ये देखो ये आ गया ना। वन मेथड ऑफ डाटा कंप्रेशन इज नोन एज RLE. Explain what is meant by RLE. Show RLE would be used to produce a compressed file for image below. Write down the data you would expect to see RLE compressed format. You may assume that the gray color या gray square have a code value 85 and the white square have a code value of 255. बताया कि नहीं बताया उसने? कोड वैल्यू बता दी ना ग्रे की। क्या करना है इसको? 3 टाइम व्हाट? 3 टाइम 85, 2 टाइम। हाँ, इसको इस तरह लिख दो या 3G लिख दो, एक ही बात है। वैसे तो हम उसका वो जो आपका आस्की वैल्यू है वो लिख देते हैं। ठीक है, 2 टाइम, इसके बाद कितने हैं? 4 टाइम, 4 टाइम 85, फिर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9। 9 टाइम व्हाट? 255, सॉरी 255। वैसे RGB ये इसने ग्रे का है। ठीक है, इसने 2 कलर्स ही आपको बताए ना, तो आप उसके सिर्फ उसकी वैल्यूज को लिखते जाओ। और ये कितने टाइम है? 4 टाइम 85। ये जिस तरह आपने वो नहीं किया था ब्लैक एंड व्हाइट का, ये अब आपका व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन सिर्फ इतना ही पूछ रहा है। RGB भी नहीं चले जाना कि अलग अलग लिखने शुरू कर दो। इसमें RGB का तो जिक्र ही कहीं नहीं है, व्हाइट का और ग्रे का आपको बता दिया। और यहां तक पहुंच गए हम। फिर 2 टाइम क्या है? 85, सॉरी वाइट, वाइट का क्या? 255। और फिर 1 टाइम 85, और फिर 2 टाइम 255, फिर 2 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम आपका 85। इस तरह आपने इनकी काउंटिंग कर लेनी है, कितने बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इस तरह इसका कट डाउन साइज आपने बता देना है। बस यही था। बाकी तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस आपको मैंने सारे करवाए हुए हैं। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछो। एडिशन आपको आनी चाहिए, 2 नंबर्स की एडिशन आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल में आनी चाहिए। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें फंसे थे, याद है? जिसमें वो 0110 को आपको एरर को कोड को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 3 को पहले 0.2 में 0.3 को ऐड करना, फिर इसका रिमाइंडर सॉरी इसका अगर वो आपका कैरी आता है तो फिर उसको बिल्कुल ऐड करना है। ये आपको इसी तरह ये है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी। कल क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रख लूं या पेपर 2 को थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं? मैं में तो आप कर लोगे, कोई इसमें ऐसा मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, कल ना मैं आपको ना पेपर 2 को थोड़ा डिस्कस कर देंगे लाइट मॉड में, बिल्कुल सुकून के साथ कि क्या क्या है पेपर 2 में। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगा ताकि फिर आप अगले थर्सडे फ्राइडे को प्रॉपरली हम चैप्टर नंबर 9 10 11 12 की तरफ चले जाएं। ठीक है, 9वां 10वां 11वां 12वां, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको हम प्रॉपरली टाइम मैनेज करके हम इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लें, और जुमेरात जुमे को क्योंकि इसमें 8 चैप्टर हैं और उधर 4 हैं, तो 2 दिन उधर काफ़ी है, और 3 दिन इधर रख लेंगे, 2 दिन हम आखिरी 4 चैप्टर के, टोटल 12 हमने करते हैं चैप्टर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको फील नहीं होगा, मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आपको सर पहला चैप्टर अभी ख़त्म हुआ है, आप साथ ही मुझे वो जो है 9वां चैप्टर करवा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आपने O लेवल में पढ़ा है ना, बस वही चीज़ें हैं।
हाँ, थोड़ा सा एडवांस है, तो वो इंशाल्लाह। हाँ, जब आप 13-14 की तरफ जाओगे तो उसके लिए लाजमी बात है, आपने जब तक पहला और दूसरा पूरा नहीं पढ़ा होगा 13-14 नहीं कर सकते। जब तक थर्ड नहीं पढ़ोगे 15 नहीं कर सकते। जब फोर्थ नहीं पढ़ोगे 16 नहीं कर सकते। वो ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। तो ये मैंने आपको आज जो इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया है, ये वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर में भी देख लेना।